चलो अब शुरू हो गया ना ये, लेकिन ये बंद अपने आप कैसे हो गया था? अच्छा ठीक है ठीक है। तो चलो भाई बच्चों, आज के प्रश्न जो है आपके लिए फैक्चुअल प्रश्न तो है ही है और साथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स भी हैं, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई पहला प्रश्न ये रहा तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। मैं थोड़ा सा ऐसे जूम और ऐसे ले आता हूँ। प्रश्न ये है, वर्ष 2024 में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली? जरा बताइए। आठवीं ले, आठवीं सी ले, सातवीं। हाँ अब ठीक तो कम है, सुनो ध्यान से। अच्छा, जिन बच्चों को ये कतई नहीं पता कि भैया व्लादिमीर पुतिन कौन है, तो बेटा इस व्यक्ति के बारे में समझ लो। एक देश है जिसे तुम प्यार से कहते हो रशिया। बेटा ये देश पहले रसिया नहीं बोला जाता था, पता है इसको प्राचीन समय में क्या कहते थे? ज्यादा प्राचीन भी जाने की जरूरत नहीं है, इसी का नाम है यूएसएसआर। आजा बेटा जल्दी आ जाओ। बेटा कई बार आप लोग पढ़ते होंगे कि सर यूएसएसआर और रशिया। तो मैं एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। जैसे मान के चलो पीलीभीत जो है वो अकेला पूरा जिला था, पूरनपुर नाम की कोई रियासत एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक दिन कुछ लोग बोले कि भैया तहसील बड़ा दूर पड़ जाती है, हम तहसील नहीं जा पा रहे, पहले हम 40 किलोमीटर ट्रेवल करके जाएं। तो उन्होंने मांग करी कि हमारे लिए पूरनपुर में ये सब व्यवस्था कर दी जाए, तो पूरनपुर में तहसील स्थापित कर दी। ऐसे समझिएगा विश्व के अंदर सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास थी और अब भी है, तो पहले यूएसएसआर के पास में जमीन थी। यानी प्रश्न ये बनता है कि किस देश के पास सबसे अधिक भूमि है, तो आज भी आप लिखते होगे रशिया। तो बेटा पहले समस्या ये थी कि ये जो यूएसएसआर था, यहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम था जार निकोलस। याद रखना बेटा, क्या नाम था? मैं तुम्हें बड़ा अच्छे से चीजें बताता चलूंगा। चैप्टर एनसीईआरटी का उसका नाम है रूस की क्रांति। आपने पढ़ा होगा रशिया में रिवॉल्यूशन हो गया था। सर रिवॉल्यूशन क्या होता है? जैसे नई बच्ची बैठी है, तो रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब भारत में ब्रिटिशर्स का आक्रमण था तो उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे लेकर राज करने लगे, तो इन्हें भारत से भगाने के लिए 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह कर। ऐसे सुनना बड़े अच्छे से, पहले एक देश हुआ करता था, उस देश का नाम था बेटा यूएसएसआर। यहाँ पर किस राजा की रियासत चलती थी? जार निकोलस। किसकी चलती थी रियासत? अब बेटा जार निकोलस जो था ये बड़ा निर्दयी राजा था। ये कहता था मैं जो चाहे वो करूंगा, मानना पड़ेगा। और आपने पॉलिटी अगर पढ़ी हो तो शासन व्यवस्थाएं होती हैं। जब राजा के बाद उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, तो किसी देश को कहते हैं राजशाही। जब किसी देश के अंदर हर 5 साल में तुम अपना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन लेते हो तो उसे कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्या कहते हैं? मैं बहुत बेसिक चीजें लेके चलूंगा, ध्यान से पढ़ना, मजे से पढ़ना। फिर से रिवाइज करता हूँ। कोई पूछे, जैसे अर्चना से पूछे कि भारत में राजशाही चलती है या लोकतंत्र चलता है, तो ये बिटिया कहेगी कि भारत में लोकतंत्र चलता है। अब मैं इससे पूछूंगा कैसे, तो कहेगी सर अमीर हो गरीब, चाय वाला कोल्ड ड्रिंक वाला, शराब वाला या कुछ और वाला, लेकिन भैया जो भी वाला हो, चाहे बहू वाला चाहे बिना बहू वाला, लेकिन देश के अंदर अगर कोई चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसे कोई भी व्यक्ति वोटिंग दे सकता है। ये पावर सिर्फ लोकतांत्रिक देश में मिलती है। जरा एक बार चले जाना दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया में खड़े होंगे अकेले ही वो, और तब भी जनता कहेगी महाराज आपकी माई बाप हो, क्योंकि वहाँ राजशाही चलती है। ये बात ध्यान रखना। तो इंडिया के अंदर लोकतंत्र होता है, लेकिन आज से 1990 के आसपास तक रशिया में एक राजा रहता था, उसका नाम था जार निकोलस। अब बेटा ये जो निकोलस था इसका अत्याचार बढ़ता गया, तो वहां पर एक आदमी था मंगल पांडे की तरह, उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था? इसने विद्रोह कर दिया। ये बोला राजा की ऐसी की तैसी, राजा साहब कह रहे हैं रात, तो दिन में भी लोग कह रहे हैं रात। और बेटा राजा साहब किसी से काम कराते हैं कि जाओ भैया हमारे खेत पे हल चलाओ, तो पैसे थोड़ी देते हैं, और ना राजा से कोई पैसे मांग लेगा। राजा का मूड है सेब खाने, तो भैया राजा हिमाचल की जगह यहीं से सेब मंगा रहा है, कह रहा है यहीं उगाओ, तो राजा है। तो बेटा इनकी राजशाही का विरोध किसने करा? व्लादिमीर लेनिन। बेटा इसी क्रांति को जब जार निकोलस का साम्राज्य भगा दिया तो यहाँ पर 2 गुट बन गए, एक का नाम था बोल्शेविक और एक का नाम था मेंशेविक। याद रखना, गरम दल नरम दल। अब समझे, गरम दल नरम दल पढ़े। 1907 सूरत का समझौता। भारत में जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो कांग्रेस सरकार बनी, यानी कांग्रेस जो बनी थी वो 1885 में बनी थी।
किसकी अध्यक्षता में? ए.ओ. ह्यूम ने बनाई थी, अंग्रेज ने, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। कहाँ बनाई थी? तो भैया इलाहाबाद में। क्यों बनाई थी? इसलिए बनाई थी बैठ करके कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों के साथ मिलके डील कर सकें। तो ऐसे ही सुनना बेटा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रूस को पहले रसिया ना बोल के क्या बोलते थे? यूएसएसआर। यहाँ का एक राजा था जार निकोलस, राजा बड़ा निर्दयी था। निर्दयी राजा के खिलाफ आंदोलन किसने कर दिया? व्लादिमीर लेनिन ने। बेटा इस लेनिन को मानने वाले दो गुट बन गए, एक गरम दल, एक नरम दल। गरम दल बोल्शेविक जो बोलते थे, लड़ाई करते थे। मेंशेविक जो ठंडे खून के थे, प्रार्थना करते थे, चिट्ठी लिखते थे, जैसे कांग्रेस करती थी, चिट्ठी लिखती थी, पत्र लिखती थी कि देश को आजाद कर दो। तो बेटा बोल्शेविक के लोगों ने रूस को राजशाही खत्म करके लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी। अब सुनो ध्यान से, जब ये पूरा चक्र टूटा तो बेटा याद रखिएगा तारीख 31 दिसंबर 1991 को अकेला यूएसएसआर कितने टुकड़ों में टूट गया? 15। और इन 15 में से जो सबसे बड़ा टुकड़ा बना उसे तुम कहते हो रशिया। अब तुमने सुना होगा तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब देश सुने हैं तुमने? बेटा ये सब रशिया, जो कि पहले क्या होता था? यूएसएसआर, इससे टूट के 15 टुकड़े हुए। अब आई बात समझ में? तो यानी कि सर ये 15 टुकड़े क्या आज भी एक ही देश में गिने जाते हैं? नहीं, अजरबैजान अलग हो गया, तुर्कमेनिस्तान अलग हो गया, रशिया अलग हो गया। इसी रशिया के अंदर चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद 5वीं बार जीते कौन है? तो भैया पुतिन साहब जीते। अब ये सुनो, ये पुतिन साहब इसी जार निकोलस के रसोइया के पोते हैं, समझ रहे हो? और वैसे क्रूर भी है, इनने अपने आप को फिक्स करके रखा है। बेटा आज के समय रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन को कोई हटा नहीं सकता। सन 2000, 2004, 2008, 2012 और 5वीं बार 2024, ये 6 साल का कार्यकाल होता है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सर 5। लेकिन रशिया में कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो बेटा अगले 6 वर्ष के लिए फिर से लॉक हो गए। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बल्लाइना समझा दूं कि व्लादिमीर पुतिन, लेकिन थोड़ा जानो तो कि रशिया था क्या, रशिया में राजशाही कैसे खत्म हुई, ये है कौन, तभी तो मजा आता पढ़ने। डाउट दूर हुआ? अभी और भी तथ्य बताता हूं तुम्हें, मजा आएगा। और ये चुनाव कैसे जीते हैं, मजेदार चीज सुनो। ये रहा मैं, अभिषेक सर, ठीक, एक मिनट बैठ जाओ। मैंने अपने छोटे वाले भाई से कहा, ठीक, एक भाई ये रहा मेरा, एक भाई ये रहा मेरा, एग्जाम। मैंने, सुनिए ध्यान से जरा, रूस के अंदर राष्ट्रपति का हो रहा है चुनाव। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है व्लादिमीर पुतिन, ठीक। अब ये दो इनके अपोजिट खड़े हुए, ध्यान से समझना बेटा। व्लादिमीर पुतिन जीते हैं 87.88% वोटों से। मेरी बात समझना, व्लादिमीर पुतिन ने क्या चालाकी करी, अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के 2 समर्थक अपने सामने विपक्ष में खड़े कर दिए। तो क्या वो इनके अगेंस्ट जाएंगे? इसे बेवकूफ बना रहे हो, बेमतलब का चुनाव कराने के पैसे बर्बाद करें, मतलब अपनी ही पार्टी से। सोच के देखो, इस समय वर्तमान में केंद्र की पार्टी, नाम बदल रहा हूँ, BJP, समझ गए भाई, भारतीय जनता जनहित पार्टी। अब कर लो केस मुझ पर, भाई आचार संहिता चल रही, पार्टी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। तो BJP पार्टी, सोचो, एक नाम अमित गुड्डू साहब और एक नाम योगी आदित्य मोहन राज, इन दोनों को खड़ा कर दे अपने विपक्ष में और कहते तुम भी खड़े, तुम भी खड़े। तो क्या ये चाहेंगे नरेंद्र मोदी साहब को हटाना? नहीं चाहेंगे ना। तो बेटा यही बात पुतिन ने करी, इसने अपने अगेंस्ट में अपने ही सगे पार्टी के 2 लोग खड़े कर दिए और उनके सामने कह रहा है देखो जनता ने मुझे चुन लिया। ऐसे होते हैं खतरनाक। तो बेटा व्लादिमीर पुतिन जो है वो खतरनाक आदमी है। अभी सुनो, पता है इसने एक और कांड कर दिया। अब आप कहोगे सर इसने क्या कांड कर दिया? तो बेटा जब से ये जैसे ही जीत के बना है, इसने साफ कह दिया, विवाद पता है क्या है? विवाद ये है कि यूक्रेन है, ठीक है, ये रशिया है, ये रशिया। अगर भारत की बात करो तो तुम भारत को मल्टीप्लाई कर लोगे 5 गुना, इतने में जाके इतने रशिया निकलेंगे। एक रशिया से 5 भारत निकल आएंगे, इसकी सीमा इतनी ज्यादा बड़ी है। यानी अगर हमारे पास 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो इसके पास कम से कम 200 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। लाख की बात कर रहा हूं मैं, समझना। तो बेटा इसने क्या करा, जैसे ही ये राष्ट्रपति बना, कह रहा है कि मैं 1000 किलोमीटर तक यहाँ पर फौज तैनात करूंगा, टैंक तैनात करूंगा, बॉर्डर बनाऊंगा, ताकि यूक्रेन अगर सीधे ढंग से मेरे साथ नहीं जोड़ा तो मैं यूक्रेन को कैसे भी करके आर्मी के दबाव से अपने साथ जोड़ूंगा। अच्छा, यूक्रेन इसके साथ क्यों नहीं जोड़ रहा, ये कोई बता सकता? भाई यही तो युद्ध हो रहा है।
आपको पता होना चाहिए कि रूस का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन यूक्रेन रशिया में जुड़ क्यों नहीं रहा? बताओ, क्या लगता है क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा? नहीं पता बेटा। आज से काफी वर्ष पहले यहाँ पर एक भाग था क्रीमिया। ये रशिया जो है इसने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। जब ये विस्तार करेगा तो ये अपने हिसाब से ही सत्ता करेगा। भाई अगर मान के चलो कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आ जाए जो तुम्हें नहीं पसंद, वो तो कहेगी ना कि हम लेके आएंगे 12 बच्चों की नीति, बच्चे 12 अच्छे। अब दूसरी सरकार आई वो कह रही बच्चे 2 ही अच्छे, तो क्या करें, बाकी बच्चों की हत्या करते हैं, भाई उन्हें थोड़ी मार देंगे। तो बात समझो। ऐसे ही बेटा जो व्लादिमीर पुतिन की पार्टी है, मेरी बात समझना, ये पार्टी अपने हिसाब से चीजें चलाना चाहती है। और यूक्रेन के अंदर राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की, कॉमेडियन था वो, कॉमेडियन से बन गया यहाँ का राष्ट्रपति। तो जेलेंस्की पूरा विरोध करता है कि देखो रसिया, मैं अपने लोगों की बलि नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं जोड़ूंगा। उल्टा रशिया को रोकने के लिए अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है नाटो। सुना है नाटो के बारे में? अगर नहीं भी सुना है तो बेटा नाटो इस रशिया के विरोध में है। यूक्रेन धमकी दे रहा है कि मैं नाटो में जुड़ जाऊंगा, नाटो में यानी अमेरिका के साथ चला जाऊंगा। तो ध्यान रखना। लेकिन जब तक व्लादिमीर पुतिन है बेटा, ये यूक्रेन को किसमें नहीं जाने देंगे? नाटो में। आप समझे कितना क्रूर शासक है? इसके बारे में जो जानकारी लिखनी है वो अगले पृष्ठ पर तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, बेटा लिख लो। देखो कितनी बार जीते हैं, कितना कार्यकाल होता है, कब कब बने? 2000, 2004, 12, 18, 24, 5वीं बार। बेटा रशिया के बारे में याद रखना, रशिया की राजधानी मुद्रा रूसी रूबल। और बेटा प्रधानमंत्री इस समय कौन है? मिखाइल मुशिस्तिन। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। लिखो, थोड़ी थोड़ी जानकारी लिखते चलो, नोट करते चलो, बस अटेंटिव रहना, चीजों को सीखने की ललक रखना। तो मैं तुम्हें काफी चीजें बता दूंगा, अगर तुम बोर होगे तो तुम बताऊंगा, लेकिन मजा तो तब भी आए, ठीक है। ऐसा कौन सा ट्रेन का मार्ग है पूरे विश्व में? सबसे बड़ी ट्रेन लाइन रशिया के पास है। सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस संसाधन किसके पास है? रशिया के पास है। बेटा भारत के अंदर सबसे लंबी रेलवे पटरी मार्ग कौन सा है? कौन सी ट्रेन जाती है? ट्रेन का नाम बताओ। नहीं पता? मैं बता रहा हूँ। भारत के अंदर सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ असम से उधर कन्याकुमारी पूरा क्षेत्र घूमते हुए आती है। तो बेटा याद रखना। और याद रखिएगा रशिया के अंदर सबसे लंबी रेल लाइन बिछी है, ये रही है बेटा। ये चलती है यहाँ से व्लादिवोस्तोक, कहाँ तक जाती है? सेंट पीटरबर्ग ये जाती है। सबसे लंबी विश्व में रेल लाइन सब कहाँ बिछी हुई है? रशिया। रशिया कैसा देश है? भारत का मित्र। रशिया कब बना? तो 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए, जिसमें सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा बना? रशिया। रशिया के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। बेटा ये कितनी बार राष्ट्रपति बने हैं? 5वीं बार। कितने समय के लिए बने हैं? 6 साल। यानी अब 2030 तक व्लादिमीर पुतिन बाबूजी को कोई हटाने वाला है ये नहीं। और वैसे भी 758 दिन से ज्यादा हो चुके हैं रसिया यूक्रेन के युद्ध को, युद्ध रुक ही नहीं रहा है। अपने दिमाग पे जोर डालो। अब तुम्हें इतना ज्ञान है कि अगर मुख्य परीक्षा का प्रश्न आ जाए कि रशिया के बारे में लिखिए, तो आप रशिया के बारे में कुछ नहीं तो 4-5 चीजें लिख दोगे कि भैया जार निकोलस, व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक मेंशेविक, मुक्ति दिलाई। उसके बाद मुक्ति दिलाने के बाद 15 भागों में टूट गया। कब टूटा? 31 दिसंबर 1991 को। टूटने के बाद में सबसे बड़ा जो देश अलग निकला वो रशिया बना, बाकी के 14 भाग अलग हो गए। रशिया में प्राकृतिक गैस की भरमार है, भारत से संबंध अच्छे हैं, रशिया के पास सबसे लंबी ट्रेन है। रशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया के प्रधानमंत्री का नाम मिखाइल है। और हाल ही में रशिया किससे युद्ध कर रहा है? यूक्रेन से। ये होता है मेंस की तैयारी का तरीका। जब ये लिख लोगे तो अगले प्रश्न चलता है ना। कई चीजें, क्लासेस कम है, सीमित है। अगर यही क्लासें ज़्यादा नहीं, 40 क्लासें 30 क्लासें रहती हम लोग अगले सत्र में देखेंगे, तो आपको मैं विस्तार से एक एक देश की अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें भी बताता और ये भी बताता कि कौन सी मिसाइल भारत ने डेवलप करी, क्यों मिसाइल मैन कहा जाता है कलाम साहब। ये तो सबको पता है कि भैया उन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, लेकिन ये बहुत हम लोगों को पता होता है कि मिसाइल मैन क्यों कहते हैं। बताऊँगा लास्ट में, स्टोरी मजा आएगा। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो स्टोरी बताऊँगा।
ठीक है। और भारत में चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन जो दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। कई बार उसे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी बोल देते हैं, लेकिन नाम विवेक एक्सप्रेस। ऐसे याद रखना, विवेक सर एग्जाम्पल वाले, ठीक है। चलो जब ये नोट कर ले तो बताइएगा, ठीक है। रशिया कहाँ पाया जाता है सर? एशिया, यूरोप। बेटा 7 महाद्वीप है, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा? एंटार्क्टिका। तो बेटा ये जो 7 महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों पे तुम बिछे हुए हो, और ये महाद्वीप भी जो है वो ऐसे नहीं बने। पहली पूरी पृथ्वी पर एक ही प्लेट थी जिसे पेंजिया कहते थे। ये टुकड़े तापमान की वजह से, धूप की वजह से उखड़ गए, इधर चला गया नॉर्थ अमेरिका, नीचे आ गया साउथ अमेरिका। तुम्हारे इंडिया में भूकंप के झटके क्यों लगते हैं? क्योंकि ये प्लेट विवर्तिकनी सिद्धांत है ज्योग्राफी का। तुम्हारी इंडिया की प्लेट धीरे धीरे जाके टकरा रही है यूरोप की प्लेट से। जब टकराती है तो तुम हिलते हो, क्योंकि तब आता है 7 रिश्टर स्केल पैमाने पर भूकंप। अरे भी सब बताएंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग रही, प्रैक्टिकली तो मजा है ना। लिख लिया? चलो भैया, तो याद रखिएगा, पॉलिटी के लिए भी बता दूं, ये भी आपके लिए बड़ा प्यारा प्रश्न है। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में किस देश से लिए गए? तो आप उत्तर डालोगे यूएसएसआर से, क्योंकि जब संविधान बना तो दौर था 1947 का, तब रशिया नहीं बना था, तब क्या था? यूएसएसआर। क्योंकि टूटा कब? 1991 में। तो हमने मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए सर? यूएसएसआर। 1 नंबर पर था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए? यूएसएसआर। कल तुम्हें सुनाएंगे रशिया, अमेरिका और इंडिया की बेवफाई की स्टोरी, तब तुम्हें पता चलेगा कि इंडिया भी बहुत बेवफाई किया है अमेरिका के साथ। चलो ये लिख लिया, अब ध्यान से सुनना। जब भारतीय लोग, क्योंकि बेटा दुनिया में अगर कहीं 7 लोग खड़े कर दो, उसमें से एक भारतीय निकल आएगा। हमारी आबादी इतनी हो चुकी है, 34 करोड़ की आबादी अंग्रेज छोड़ के गए थे, हमने उसे 140 करोड़ की आबादी में परिवर्तित कर दिया। और थोड़े समय अंग्रेज ले जाते तो गली कूचड़ों में एक का टॉमी और मैथ्यू और मिलते, टीप मार मार के भगाते तुम लोग। मैं बता रहा हूँ, जो जनसंख्या 2021 में होनी थी वो इस वजह से, हाँ इस वजह से टल गई क्योंकि कोविड आ गया। और कोविड आने के बाद जनसंख्या प्रति 10 साल में होती है। भारत में सबसे पहले जनसंख्या 1872 में हुई थी मायो के काल में, उसके बाद 1882 में रिपन के काल में हुई थी। अब तक कितनी बार जनसंख्या हो चुकी? 15 बार। आज़ाद भारत 7 बार। तो याद रखिएगा, जनसंख्या क्या होती है? जिसमें 10 साल के अंदर तुम्हारा घर, तुम्हारे घर में रहने वाले मनुष्य, जानवर नहीं कि तुमने आवाज़ लगाई वो आए गिनने, अरे राम प्यारी आवाज़ आई, बोले हाँ है। क्योंकि पॉपुलेशन का मतलब होता है एक जैसे लोगों को गिनना। पॉपुलेशन गिनने से पहले घर गिना जाता है, पता है आपको? घर पे एक गुलाबी रंग की चौक लाते हैं, पूर जाते हैं कि हम अगली बार जब आएंगे तो इस घर के सदस्य गिनेंगे। क्योंकि पहले तो घर चेक करते हैं कि जो वैलिड मकान कितने, उनको थोड़ी गिन लेंगे जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, फिर उनको अलग तरीके से गिनते हैं। पूरी जनगणना का रेशियो। अब सुनो, वापस आ जाओ इस पर। बेटा जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया तो यूक्रेन के अंदर भारतीय छात्र पढ़ रहे थे। सर क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि बेटा रशिया और यूक्रेन के अंदर भारत के छात्र चले जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने। जैसे आपके पापा को ज़्यादा पैसा, वो कहते हैं बेटिया पैसा खर्चे नहीं कर सकता, बकरी खाए कभी नहीं खर्च हो रहा, तो तुमने कहा पापा हमें MBBS करा दो, हम डॉक्टर बनेंगे। तो पापा ने कहा चलो भैया डॉक्टरी पढ़ाई करने रसिया चली जाओ। अब ये रसिया चली गई, ठीक। तो रशिया में जब युद्ध हुआ तो ये फंस गई, तो इनने पापा को फोन करा, तो पापा बोले अब क्या करें? पापा ने मोदी जी के पास शिकायत करी, तो मोदी जी ने चलाया ऑपरेशन गंगा। कौन सा चलाया? ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन और रशिया में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा मिशन चलाया गया? मिशन गंगा। लिखो ऑपरेशन गंगा, ऐसे ही तो याद रहेगा। और कैसे याद रहेगा? गंगा, ऑपरेशन गंगा। गंगा से याद आया कि रसिया के अंदर शुद्ध पानी की सबसे बड़ा एक झील है, बैकाल झील, पता है? चलो कुछ तो पता है। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया बताओ बेटिया? जो भी याद आ रहा है, शर्माया मत करा करो, बोलो, गलत बोलो। सर पाकिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए, भले गलत बोलो, कॉन्फिडेंस। हाँ क्यों चलाया बेटा? क्या नाम है आपका? 47 पूर्वी शर्मा। 2 फरवरी में तो ये रिवॉल्टी ब्रेक हो गया था, तो तुरंत मार्च में चला। 24 फरवरी 2021 को यहाँ पर ये युद्ध की घोषणा हो गई। 24 फरवरी को आधिकारिक हमला हो गया, फिर मार्च में चला। हाँ बच्चों भाई बताओ, तो बेटा पूर्वी शर्मा ऑपरेशन गंगा क्यों चलाया? रशिया और यूक्रेन में जो भारतीय फंस गए उन्हें वापस इंडिया, ठीक है बेटा याद रहेगा। चलो
जो वायुसेना के जवान थे उसके एक ऑपरेशन है, यही वाला ऑपरेशन। और याद रखिएगा सीरिया में भूकंप आ गया था, तब ऑपरेशन दोस्त चलाया था। याद आ रहा है, सीरिया तुर्की में भूकंप आ गया था, बिल्डिंगें जर्जर हो गई थी, तब इंडिया के लोग गए थे, इंडिया की एनडीआरएफ की टीम गई थी, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स, तो उसने जा जाके ऑपरेशन दोस्त चलाया था कि वहाँ से लोगों को मलबे में से निकाला। आपको जान के ताज्जुब होगा, इन दो लोगों की लड़ाई में इतना मलबा जमा हो गया है, एक इंसान जहाँ खड़ा होता है वहाँ 300 किलो मलबा निकलेगा। तो ये रिपोर्ट आई थी द हिंदू पत्र में, द हिंदू के न्यूज़पेपर में, कि अगर 14 ट्राली, मतलब मान के चलो कि कम से कम 14 ट्रक लगे डेली और 24 घंटे मलबा फेंके, तो भी कम से कम 10 साल लग जाएंगे पूरा मलबा हटाने में। इतना इन लोगों ने धुआंधार कर दिया। ये द हिंदू का एडिटोरियल था बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई ये बताइए, क्वेश्चन दिख रहा है? ज़्यादा ही दिख रहा है सर। बेटा आसियान, आसियान, आज तुम्हें ये भी पता चलेगा कि सर ये आसियान क्या होते हैं, और ये भी याद रखना कि भारत आसियान का हिस्सा है कि नहीं है। ये वाला नहीं। बेटा सवाल सुन लीजिए, नई दिल्ली अभी देखते हैं। बेटा अगर तुम्हारी आंखें, अरे मोतियाबिंद के रोगियों, अगर थोड़ी आंखें ठीक हो तो जे पढ़ लो जी। क्या लिखा है, क्या लिखा है जी, क्या लिखा है इधर पढ़ो, नई दिल्ली लिखा। अरे मेरे मोतियाबिंद वालों, अभी से आई ड्रॉप इस्तेमाल करें, अपनी आंखों को सुरक्षित रखें। कैसे नकल करके भी पास नहीं हो पा रहे छात्र, क्योंकि छात्र पढ़ते समय सिर्फ घोड़े की तरह एकाकीपन के तारे। नई दिल्ली वहां लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं बेटा, इसका उत्तर नई दिल्ली। अब सुनो मजे की बात, सवाल तो ये है सर ये आसियान क्या है, आसियान। तो अगर तुम भारत के नक्शे को देखोगे जरा ध्यान से, पहले इसे देख लो जी, देखो अब तुम याद रखना सर 4 दिशाएं होती हैं। कौन सी दिशाएं होती है जरा बताइए? हाँ नॉर्थ, हाँ वैसे 8 होती है, ईशान और वो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वाली होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब जरा बुद्धि लगाओ बेटा, भारत के ईस्ट जगह के अंदर समझना, यहाँ पर टोटल समुद्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कई सारे ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया है, लाओ है, पापिया न्यू गुआना है, इसके अलावा क्या है, इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता के साथ बैंकॉक है, बहुत सारे देश हैं। उनमें से कुछ देश इकट्ठे हो गए। जैसे मेरी बात समझना, इस क्लास के अंदर 2 रो बांट दिए, एक रो बी एक रो ए। अब हमने कह दिया कि तुम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना है, तो तुमने कहा यार एक ही तो प्रोजेक्ट बनाना है, सब आपस में मिल बांट के काम बांट लेते हैं। तो बेटा पूरे विश्व के नक्शे पर जो पूरब पड़ता है, ईस्ट को क्या कहते हैं, पूर्व, तो बेटा इन पूर्वी देशों ने आपस में बना लिया संगठन, एक साथ जुड़ के। तो अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको बोला जाएगा अंग्रेजी में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेटवर्क, यानी दक्षिण एशियाई, क्या कहोगे आप, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। मेरी बात फिर से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, आप बस इतनी बात याद रखें कि इंडिया और बाकी पूरे वर्ल्ड के मैप पे 4 साइड होती है, ठीक है। तो बेटा अगर इसको बात करें तो ये क्या है, साउथ, ये क्या है, ईस्ट। अब जो बात ये कह रहे थे ये क्या आ जाएगी, यही तो आप बताएं भाई, अगर ये दक्षिण है और ये पूर्व है, इसके मध्य में अगर कोई साइड आती है तो उसे साउथ ईस्ट कहते हैं। तो बेटा ये जितने देश इसके अंदर पड़ रहे हैं, इन्होंने बना दिया ASEAN, आसियान मतलब संगठन दक्षिण पूर्वी देशों का। नक्शे पे आई बात समझ में कि सर हम सिर्फ दक्षिण के हिस्से में, पूर्वी दक्षिण के बीच में फंसे हैं, तो हम सब मिलकर एक हो जाते हैं। तो इन कंट्रियों ने आपस में एक संधि बना दी। कब बनाई, 1967 में। क्यों बनाई बेटा, इसलिए बनाई कि ये बोला हमारे यहाँ चीनी है, चीनी यहाँ तक जानी है, ये बोला मैं चीनी अपने तुम्हारे यहाँ से खरीद रहा हूँ, लेकिन जो नाव पे इतना सारा आएगा मेरे देश में चीनी उतारोगे, इसका मुझे पैसा दोगे ज़्यादा सामान उतारने का। समझना बात, यहाँ चीनी बनती है, इसको भी चाहिए, और ये चीनी इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो इसने कहा तुम्हें तो मैं चीनी दे दूंगा, लेकिन इसको जब चीनी पहुंचनी थी तो बीच में ये भी आ गया, ये बोला मुझे भी पैसा दो। तो इन्होंने कहा यार पैसा मत लो, हम चीनी पहुंचा रहे हैं, मदद का काम कर रहे हैं, बोले काम करो तो हम आपस में एक संगठन बना लेते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर कोई टैक्स ना लगा पाए। समझ गए बात?
पूरनपुर से तुम पीलीभीत जा रहे हो। अब मैं तुमसे पीलीभीत में कहूँ कि ठीक है भैया मेरी दुकान है आ जाओ, लेकिन तुम वापस लौट करके जब आ रहे होगे तो मैं तुमसे एक्स्ट्रा टैक्स मांगूंगा, तो तुम कहोगे सर टैक्स मत लीजिए, कुछ हमारे यहाँ पूरनपुर की तरफ गन्ना ज़्यादा होता है, हमसे गन्ना ले लीजिए, आपके यहाँ चावल ज़्यादा होता है चावल ले लीजिए। तो आपस में हमारा एक संगठन बन गया। ऐसे ही आसियान देशों ने जो बिल्कुल समुद्र के पास रहते हैं एक दूसरे से संगठन बना लिया कि कभी भी हमें कुछ ज़रूरत होगी हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, तुम्हें आवश्यकता होगी तुम हमसे टैक्स मत लेना। ऐसे कितने देश हैं? 10। कितने देश हैं? 10। इन्होंने कब ये संगठन बनाया बेटा? 1967 में। कब बनाया? ये रहे 10 देश, चाहो तो इनके नाम याद कर लो। इसमें पकड़ने वाली बात क्या है बेटा कि इन 10 देशों में इंडिया का नाम नहीं है, क्योंकि बेटा इंडिया आसियान देशों का सदस्य नहीं है। नाम लिख लो। क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में है तो इसलिए इनको बोला जाता है एशियान, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। बात आई समझ में? कौन कौन से देश हैं? फिलीपींस। तुम्हें जान के ताज्जुब होगा, पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि इंडोनेशिया को 2026 तक अपनी राजधानी, अपना एक देश डूब रहा है, जकार्ता डूब रहा है। तो ये जकार्ता छोड़ करके चला जाएगा दूसरी जगह, सिंगापुर के पास, ब्रुनेई। देशों के नाम याद रखना बेटा, याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। पहले तो 10 देशों के नाम लिख लो और इसे नक्शे पे जाके आज देख लेना, अगर आपके पास एटलस हो, नहीं भी हो तो एक नक्शे पे खुद हाथ से बनाना पेंसिल से, और अपने घर के आसपास में जहां तुम्हारी नज़र बार बार पड़ती हो चिपका देना। लक्ष्य ये है डेली 3 देशों के नाम याद कर लेना, ठीक है? तो मैं 10 देशों के नाम 4 दिन में याद हो जाएंगे। डेली रिवीजन कर लेना बच्चों की तरह, तोते की तरह बोला करना, मम्मी सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड। तो मम्मी कही ये क्या पकड़ रहे हो? मम्मी से कहना तुमको फिलीपींस, ब्रुनेई, म्यांमार भी है इसमें। उसके बाद कौन कौन है? कंबोडिया है बेटा, और कंबोडिया के अंदर ही एक बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है जिसका नाम है अंगकोर वाट। ठीक है, नाम दिख रहा है? लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। इन सब देशों की जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कौन सी बैठक थी? 26वीं। कौन सी थी? 26वीं। बेटा उसमें इंडिया की तरफ से कौन गए? तो इंडिया की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो गए। क्यों हुई होगी ये मीटिंग? ताकि भारत जो कि इन देशों के बहुत नजदीक है, इधर वाले नक्शे पे देखो भारत दिख रहा है, श्रीलंका भारत का दक्षिण का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि भारत के पास भी समुद्री सीमा है। तो भारत इन देशों के साथ मीटिंग करता है ताकि इन देशों पे चाइना की बुरी नजर ना पड़े, क्योंकि अगर चीन के इनसे रिश्ते मजबूत हो गए तो बेटा भारत की तो बैंड बज जाएगी। समझे बात को? चाइना हमेशा चाहता है कि मैं समुद्र में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में नंबर 1 बन जाऊं, इंडिया नहीं बन। बात आ रही समझ में? ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है आसियान। आसियान, अब लो आसियान के बारे में भी लिख लो, ये कब बना, थोड़ा सा तुम्हें इसकी भी डिटेल दे देता हूँ, बस ये लिख लीजिए 8 अगस्त 1967। बेटा इसका हेडक्वार्टर आप लिख ही चुके होंगे, कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया। इसका बेटा निशान बड़ा प्यारा है, डमरू लगता है, डमरू। और डमरू भी ना समझो तो तुम जाते होगे अपने घर पे तो छोटी सी निवाड़ वाली वो आती है बैठने वाला स्टूल, वो भी ऐसा ही लगता है ना? सर हमारी भैंस चारा खाती, वो भी ऐसी लगती है। कभी आईने खुद को देखो, भैंस ज्यादा सुंदर। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है? 10 देशों के नाम तुम लेके चलो बेटा। इनके प्रिंसिपल कौन है? यानी इन सभी देशों के जो प्रधान सचिव हैं। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, जो निर्णय लेते हैं कि अरे 10 के 10 देश कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे। उनका नाम है बेटा काओ किम। काओ का मतलब गैया, अब यहाँ वो वाली गाय का मतलब नहीं है, यहाँ लिखा है काओ किम, तो गैया किम हॉर्न। मतलब देखो कितना अच्छा नाम याद रख सकते हैं ट्रिक से कि काओ रोड पे तो हॉर्न बजाओगे, तो इनका नाम याद रख लो काओ किम हॉर्न। भाई गाय देख के रोड पे हॉर्न ही तो बजाओगे ना। अभी पीलीभीत जाऊंगा मैं तो बिना गाय देखे हॉर्न बजा सकता हूँ, क्या मतलब सर बच्चों को देखो। हाँ ठीक, तो भैया काओ किम हॉर्न और डॉक्टर साहब आएंगे। लिखना इसलिए जरूरी है, करंट की खासियत है, जिसने लिखा नहीं उसे याद नहीं, करंट सिर्फ लिखने से याद रहती है।
मेमोरी में रह जाता है। अब तुम आसियान के 10 देशों के नाम पढ़ के और लिखने में अंतर ये है कि तुम्हें 6-7 के तो नाम याद ही हो गए होंगे, और पढ़ने के बाद 4 के ही नाम बता पाओगे, सर वो था, वो ही था, बस। बड़े आगे जानकारी ट्रांसक्रिप्ट कर ली, कर लो अच्छे से, फिर बताना। अब की बार यहाँ से सेशन एंड होगा, हम अपना YouTube चैनल बना लेंगे, उस पर जानकारी डालते रहा करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो आधे घंटे में, बड़ी जानकारी, ज़्यादा जानकारी कम वीडियो में, ठीक है। डाल देंगे YouTube चैनल, है नहीं हमारा, इसलिए पब्लिक रीच नहीं हो पाती। हालांकि 4000 सब्सक्राइबर का हमारे पास में वो है टेलीग्राम पे चैनल, लेकिन वो TGT PGT की तैयारी हम कराते हैं, उसका है वो आपके मतलब का नहीं। PGT में आप अभी जान ही रहे हो, PGT में आप अभी जाएंगे, है ना। चलो भाई बच्चों, अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, उससे पहले ये प्रमुख सम्मेलन लिख लो। ये सम्मेलन बड़े काम के हैं और तुम्हें मजा आएगा, हर सम्मेलन की खासियत बताऊंगा, सुनना ध्यान से पहले बस 10 सेकंड। तुम्हारे आसपास में किन्नर समुदाय है, अभी हाल ही में एक नई चीज और चल गई है, LGBTQI, सुना है किसी? बेटा महिलाएं महिला से जो शादी करती हैं या संपर्क रखती हैं उन्हें कहते हैं लेस्बियन, जो पुरुष पुरुष से संपर्क रखते हैं उन्हें कहते हैं गे, जो दोनों से संपर्क रखते हैं बाइसेक्सुअल, उसके अलावा जो किन्नर होते हैं वो ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने LGBT के आधार कार्ड बनने की अनुमति दे रखी है। LGBT समुदाय भारत के अंदर है, आपके गली मोहल्लों में आता है, उन्हें राशन भी देती है सरकार, पेंशन भी देती है, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ क्या आज तक? सर कभी नहीं सुना, तो लिखो नाम नेपाल का। बेटा नेपाल में सबसे पहला LGBT किन्नर एवं लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल समाज के लिए एक अलग से आयोजन किया गया, उसका नाम कितना प्यारा है, इंद्रधनुष। क्यों? क्योंकि इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं और 7 रंग का मतलब हर रंग की अपनी विशेषता, तो ये भाईचारे को, बंधुत्व को बढ़ावा देता है। जैसे इंद्रधनुष में सभी रंग होते हैं, ऐसी सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। बात आई समझ में? ये पक्का सवाल मिलेगा आपको आपके वनडे एग्जाम में कि बेटा इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन किस देश में आयोजित करा? तुम्हारे भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रचंड कुमार दहल, कल ही लिखवाया था, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। उसके बाद दूसरे पे आएगा विश्व ऊर्जा। अच्छा कभी आपसे कोई ये पूछे कि इंडिया जो है उसका पावर में कितना रिकॉर्ड है? पावर का मतलब ये कि तुम्हें क्या लगता है इंडिया एक तो इस सैनिक में इस समय नंबर 4 पे चल रही है, इंडिया की जो सैन्य फौज है वो विश्व में नंबर 4 पे चल रही है, और भारत हथियार खरीदने के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है, ये भी ध्यान रखना। अब सवाल ये आता है कि भारत के अंदर इतनी बिजली बन रही है, सर बिजली बनाने को लेकर के हम कौन से स्थान पे हैं? तो बेटा उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि अबू धाबी के अंदर ऊर्जा में प्रमुख देशों की एक बैठक हुई। ऊर्जा बनाने के मामले में बेटा हम टॉप 10 देशों के अंदर है, USA सबसे ज्यादा ऊर्जा बनाता है। ये सभी सम्मेलन लिखने। सिंगापुर में पैसों के लेन देन से संबंधित अर्थव्यवस्था को लेके स्वच्छ अर्थव्यवस्था का एक पर्यटन हुआ। LGBTQI मैं लिख दे रहा हूँ, LGBT का नाम लिख दे रहा हूँ, मिशन इंद्रधनुष से कभी नहीं बोलोगे। ये चीज़ें बच्चे जो है ना उनको शुरू से बताई जाए तो फिर नोटिस करें। अब अखबार में मान लो निकली कोई खबर तो आपका इंटरेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको उसके पीछे की घटना नहीं पता। आपको अचानक घर वाले ला के बता दें कि ये मामा है, अब तुम्हें पता ही नहीं कैसे मामा, मोहल्ले के नाते मामा है कि सगी मम्मी के सगे भैया हैं। अब तो मामा से कह रहे मामा, और बच्चे कैसे पता चला मामा की शादी नहीं हुई क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं मामा की हिस्ट्री। फिर तुमने कहा मामा नौकरी, पता चला मामा की जो है किडनी फेल है, बेरोजगारी में काट रहे हैं। फिर तुम बोले मामा घर आना, तो पता चला मामा जो है वो जेल में रहते हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड पता करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद है परिवर्तन चिंतन सम्मेलन। बेटा परिवर्तन का मतलब जलवायु बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तुम्हारे आसपास में पहले गर्मी कम पड़ती थी, ज्यादा पड़ रही है गर्मी, और तुम्हारी मम्मी फिर कोट भी दे रही है, क्या ज्यादा गर्मी लग रही है? आप तो पड़ रहा है। तो बेटा ये जो परिवर्तन आ रहे हैं इसको लेकर के, जलवायु को लेकर के सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? और अंतिम वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं ही अंतिम वाला जो है उस पर स्टार इसलिए बना है बेटा, फरीदाबाद के अंदर अब की बार देखने को मिले विभिन्न देशों के साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बनाया गया। सर ये क्या होता है? इसमें विज्ञान पर चर्चा करी जाती है। ये 9वां है, इसका मतलब कुछ वर्ष पूर्व भी बनाया होगा। जल्दी से बताओ 2024 में से 9 माइनस करती थी, पहला कब बनाया होगा अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस? हाँ 2014 में मोदी जी ने घोषणा करी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाएगा विज्ञान का। तो बेटा उन्होंने घोषणा करी 2015 में, पहला मनाया गया, तब से लगातार मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि हम दूसरे साइंटिस्टों से साथ बैठ के चर्चा करें कि तुमने ये जो सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी, ये AC बनाई, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी लगा रहे हो जिससे हमारा भी विज्ञान अच्छा हो जाए। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ मनाया हमने इस बार? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ है? सर जी हरियाणा में। लिख लो, चले आगे। चलो भैया ये इसका उत्तर देने का कष्ट करें, एक तो इसको देखिएगा। चलो बेटा डिजिटल भुगतान, अब सबसे समझना। अब मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा। बताओ भाई यहाँ पे जितने बच्चे बैठे किन किन के पास में खाता है सरकारी? बैंक का है, बैंक में अकाउंट है। इसका रसीद किसमें आती है? पापा वाले खाता है। हाँ बैंक खाता है बैंक खाता कि नहीं? हाँ भाई बिटिया आगे वाली बताओ फलक, डू यू हैव बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट है। अरे बचत खाता जिसकी पासबुक है कि नहीं? तुम लोगों पे है होगा। इसका आंसर इसका डी नहीं है इसका उत्तर ना। इसका उत्तर तो मैं तुम्हें बताऊंगा बड़ा इंटरेस्ट के साथ। इसके उत्तर तक तब तक दिमाग लगाओ ना। अब सुनो मजेदार बात, आज जाके अपने घर पे अपना ATM कार्ड देख लेना। अगर तुम्हारे पापा के पास हो, तुम पे ATM कार्ड ना हो, उस ATM कार्ड पे लिखा होगा या तो रुपए RUPA या लिखा होगा वीजा BISA, जो ऊपर छिप रहा है वीजा, ऐसा वाला वीजा लिखा होगा, ये वाला वीजा, ठीक है? या फिर उसके ऊपर वीजा भी नहीं लिखा होगा, रुपए भी नहीं लिखा होगा, तो इसका मतलब तुम पे ATM नहीं है, मेरी तरह गरीब हो। समझ गए? ये भी हो सकता है। तो बेटा तीसरी चीज लिखी होगी ग्लोबल। सर ये लिखा क्या होता है? तो ये कंपनियां भारत की नहीं है। वीजा कंपनी जो है वो अमेरिका की है, लेकिन वो इंडिया में क्या करती है? अपनी एक शाखा खोल रखी है। वो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए बैंकों के साथ में साझेदारी करती है, ताकि तुम अगर वीजा लिखा हुआ ATM कार्ड यहाँ से अमेरिका लेके चले जाओ तो अमेरिका के ATM से भी पैसा निकाल सकते हो। अब इनका एक ऑफिस कहाँ बना होगा वीज़ा वालों का? इंडिया में। बेटा उस ऑफिस के अंदर पूरा प्रबंधन देखने वाला जो व्यक्ति है उसी को चुना गया है। उनका नाम है सुजय रैना। क्या नाम है? सुजय रैना। सर वीज़ा कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। अमेरिका ने भारत में क्या मदद करी कि जब भी कोई भारतीय वीज़ा कंपनी का ATM कार्ड लेके जाएगा, वीज़ा कंपनी सिर्फ ATM कार्ड की फैसिलिटी देती है, ATM तुम्हें तुम्हारी बैंक देती है, ये मत भूलना। तो जब तुम अमेरिका गए, मान लो ये अमेरिका गया, इनने कहा, इनकी बाइक बोली मुझे ये शॉल खरीदनी है, बोले अरे कैश खत्म हो गया, तो इनने जैसे ही वीज़ा वाले ATM में निकाला पैसा निकल आया। क्यों निकल आया? क्योंकि अमेरिका की कंपनी तुम्हें ये सुविधा दे रही है, इसलिए उसने भारत में अपना ऑफिस बनाया है। उस ऑफिस के प्रबंधक कौन है? सुजय रैना। समझ गए? अब आई बात समझ में? प्रश्न देख लो, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किस भारतीय को भारत देश के लिए, बेटा भारत के लिए प्रबंधक नियुक्त करा है? सुजय रैना। सुजय रैना। तो ये कैसे लिखोगे? सुजय रैना डैश वीजा डैश भारत प्रबंधक, ऐसे लिखोगे। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना। अगर मैं तुम्हारी जगह नोट्स बना रहा होता और तुम पढ़ा रहे होते तो मैं ऐसे लिखता, वीजा सुजय रैना कौन है? ये प्रबंधक, कौन सी शाखा में? भारत। और ये लिख सकता हूं कि वीजा कहाँ की है? सर अमेरिका की। बस इतना ही नोट करना होता है। सब नोट करोगे तो दूसरी लूसेंट की किताब पूरनपुर के इस क्लास से निकलेगी, प्रकाशन। इसमें नीचे लिखा होगा राजीव द्वारा, पन्ने भेजकर दे देते। राजीव कल लाइक कर तो दिया था सर, पोस्ट आए पीछे पड़े, तो पुरानी पोस्ट रहेगी।
चलो सो यही रहना को समझ गए। वीजा क्या होता है समझ गए। आज घर पे एटीएम देखना सर पर उस पर रुपए लिखा हो तो रुपए लिखा हो तो खुश हो जाना, क्योंकि तुम्हारी ही बैंक ने वो कार्ड बनाया है, तुम्हें अत्यधिक शुल्क नहीं देना। लेकिन सर अब तो 175 रुपए उस एटीएम का भी सालाना खर्चा कट जा रहा है। हमसे तो मोदी जी ने कह दिया था जीरो बैलेंस, अब 175 रुपए ना हो तो माइनस में चला जाता है। अब रखा करो पैसा रखो, ठीक है। जीरो बैलेंस कुछ नहीं है, एटीएम लोगे एटीएम का चार्ज कटेगा। 15 रुपए एसएमएस का चार्ज कटता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब एक साल में 12 महीने, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 महीने में एक बार 15 रुपए कटेंगे एसएमएस चार्ज, ठीक है बेटा। वीजा कहाँ की कंपनी है? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का अमेरिका बाती कंपनी। कब बनी थी वीजा? लिखने की जरूरत नहीं है, 1958 को। चलो भैया अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, कल का प्रश्न है, उत्तर दे दो फटाक से। डी वाला डी। वेरी गुड। जो बच्चे युजवेंद्र चहल कह रहे हैं टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल ठीक डी उत्तर है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर जो वहाँ पर प्रशासन है, ये डीएम एसडीएम ये लोग, इन लोगों ने बेटा चुनाव में प्रमोशन करने के लिए, प्रचार के लिए किसे बना दिया? अब अच्छा ये बड़ा चर्चा में रहते हैं क्योंकि ये इनकी बाइक है और इनकी बाइक ब्लॉग्स बनाती है, बड़ा अच्छे मैं तो देखता हूँ। चलो भैया ये याद, ठीक है। अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, बताओ। अच्छा बजाज वाला है। अब जो भी तुम में से भाई बहनी मोटरसाइकिल लेने वाला हो या भैया लेने वाले हो, तो तुम अगर बुलेट लेने वाले हो तो उसकी कीमत के अंदर अंदर चिंता की कोई बात नहीं, जून माह में आ रही है सीएनजी से। वेरी गुड, सीएनजी से। हाँ, सीएनजी से चलने वाली मोटरसाइकिल बजाज ने बना दी है। अब तुम कहोगे बेटा ये सीएनजी से क्या होता है, तो सीएनजी से उसका एवरेज बढ़िया मिलेगा। वेरी गुड, एकदम सही। तो बेटा याद रखना कि सीएनजी से मोटरसाइकिल जो चलेगी उसमें लागत कम आएगी और आउटपुट ज़्यादा आएगा, किलोमीटर ज़्यादा चलोगे। लेकिन सीएनजी के पंप भी होना चाहिए तुम्हारे शहर में। पूरनपुर में 1-2 सीएनजी पंप जरूर होंगे, तो वहाँ लाइन लगा करें, है ना? है, वेरी गुड। तो बेटा याद रखना सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा? बजाज कंपनी। सर कब लॉन्च करेगी? तो बेटा ये लिख लो, जून माह में लॉन्च करेगी। इस मोटरसाइकिल का मॉडल भी लिखा हुआ है, याद रखना। मोटरसाइकिल का नाम है ब्रूजर 125। क्या नाम है? ब्रूजर 125। 18 जून राजीव ने बिल्कुल ठीक बताया, ठीक है बेटा। बजाज कहाँ की कंपनी है? सर मोटरसाइकिल की इसका ऑफिस है पुणे में। पुणे में कहाँ है? पुणे में। और डायरेक्टर कौन है? राजीव को बहुत याद रहता है ना, तो राजीव बजाज, ठीक है। तो बेटा नाम मोटरसाइकिल का क्या है? ब्रूजर 125। और बजाज कहाँ की कंपनी है? तो सर इंडिया की। ऑफिस कहाँ है? महाराष्ट्र पुणे में। बेटा कौन देखता है इसको? राजीव बजाज। सर सीएनजी से फायदा क्या होगा जरा ये बताओ। सीएनजी से हम शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे हम जा रहे हैं, यानी कि भैया बिल्कुल एकदम कंप्रेस्ड सिकुड़ी हुई प्राकृतिक गैस पर हम शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? अच्छा पेट्रोल कैसे बनता है? रुक जाए सभी बच्चे, मजा आ रहा है। बताओ भाई बच्चों क्या लगता है बिटिया, पेट्रोल कैसे बनाओ? कैसे बनाते हैं पेट्रोल? मोमबत्ती गला के ऐसे 2 बूंद गिरे पेट्रोल आ गया, बल्लो बंद करके। हाँ तेल निकलता है। कहाँ से निकलता है? ठीक है, लेकिन उस कुएं में तेल डाल के पहुँच जाता है। बस भैया 6 करोड़ वर्ष पहले मीसोजोइक एरा में जो डायनासोर मर गए थे, जिनकी जो मर गए वो भी छोड़ो, अगर दादाजी तुमने दफन करे हैं तो वो भी जीवाश्म बन जाएंगे, जला दिए तो नहीं बनेंगे। जो भी चीज़ पानी, यानी देखो जो प्रकृति है उसमें कोई चीज़ जमीन में दबी, उसके ऊपर पानी रहा लंबे समय तक और लंबे समय तक लेयर बनती चली गई। लंबे समय तक मतलब करोड़ों वर्ष में, 1-2 हज़ार साल में तो हिलते नहीं है जी। तो करोड़ों वर्षों के बाद में जब वहाँ खोदा जाता है तो वहाँ चिपचिपा जो पदार्थ निकलता है वही पेट्रोल है। तुम किसी के दादाजी 1.5 लीटर भरवा के घूम रहे हो गाड़ी में, ये समझ लेना। पता चला डायनासोर के कोई दादा मम्मी पापा भरवा रहे। अब दूसरी बात सुनो सर, कोयला कैसे बनता है? जब मान के चलो समुद्र में कोई चीज़ ना दबी हो और वो ऐसी जगह दबी हो जहाँ रेगिस्तान हो, इस तरीके का वन हो, उसके ऊपर पानी ना रहा हो, तो बेटा ऐसे क्षेत्र में जहाँ समुद्री ना हो उस जगह पर हमेशा कोयला निकलता है। जो पेड़ बहुत करोड़ों वर्षों तक नीचे दब गए वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कोयले में। और उसी कोयले की खान में तुम्हारा नसीब बढ़िया रहा तो तुम्हें हीरा भी मिल सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो बिल्कुल ठीक उत्तर दिया कुछ बुद्धिमान बच्चों ने। ये बताइए भैया, विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस कब मनाया गया? महिलाओं से संबंधित है, ओवेरियन कैंसर, जागरूकता की जरूरत होती है। कब मनाया गया बताओ भैया? वर्ल्ड, हाँ प्रश्न यही लिखा है बगल में, वर्ल्ड सी गलत उत्तर, 8 पहला बिल्कुल ठीक।
बेटा 8 मई को महिलाओं में डिंब ग्रंथि सीधी बात समझिए, सबके घर में सिस्टर मदर है, हमारे लिए महिलाओं में क्या होता है, 2 तरीके के कैंसर की समस्याएं आ जाती हैं। एक तो शिशु को दिए जाने वाले आहार से यानी कि ब्रीस्ट कैंसर, दूसरा उनके ओवरी में कैंसर भी आ जाता है। गर्भाशय के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, वो ओवरी में स्थान लेता है। तो बेटा ओवरी के कैंसर को जागरूकता देने के लिए 8 मई को मनाया जाता है। कौन सा, इसे आप लिख सकते हो विश्व डिंब ग्रंथि कैंसर दिवस। ये लो ऐसे लिखो, इसकी थीम लिखनी है। थीम क्या है, कोई महिला पीछे न छूटे। इसकी थीम याद रखना कि जागरूकता इतनी दो घर घर जाके कि कोई भी महिला पीछे ना छूटे, ये ध्यान रखना बेटा। 2013 में सबसे पहली बार ये जागरूकता दिवस मनाया गया था। इसकी थीम है कोई महिला पीछे न छूटे। पीसीएस ना बहुत चालाक बनता है अपने आप को। पीसीएस तुम्हें 8 मई जैसा आसान सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि उसे पता है, ये ध्यान रख लेंगे कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, मई को कैंसर दिवस होता है महिलाओं से संबंधित, यही वाला ओवरी। बोले इनको सवाल दे दो कि थीम क्या है, विषय क्या था इस बार, तो विषय बहुत आसान है, कोई महिला पीछे ना छूटे। पहले ही आगे निकल जाए, समझ गए। लड़के लोगों में अलग ही उत्साह है। और देखो एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि याद रखना, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अब तुम भले ये भूल जाओ, लेकिन तुम्हें याद रखना है 4 फरवरी अभिषेक सर का बर्थडे, ठीक है। हाँ, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय लीवर दिवस, और 2 मई को, 22 मई को, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, ठीक। और भी कई तरीके के दिवस हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई, है ना, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस 5 मई, टाइगर दिवस, टाइगर कब, जुलाई में, कौन सी जुलाई, हाँ नहीं याद आ रहा, अच्छा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर, शौचालय दिवस, टाइगर 29 जुलाई। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर है बेटा, कोई बाहर वाला दोस्त तुम्हारा बम्बई में बैठा, वो मैसेज डालेगा कि मुझे टाइगर रिजर्व घूमना है, कितने टाइगर है पीलीभीत में, तब तुम लिखोगे अभी रुको, अभी बता रहे 95, 95, ताकि बताओ कि बच्चे 2-4 तो यहीं जंगल वंगल घुमाओ जाके, सेल्फी उल्फी ले आओ जाके, वो भी हाई फाइव दे देगा। चलो भैया, ये आया सबसे अच्छा प्रश्न आज, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अब थोड़ा प्रश्न तुम्हें दिख जाए बेटा। भारतीय वायुसेना ने एब्रो 748 नाम का, ये बेटा बेड़े जहाज होते हैं, बेड़े जहाज समझ रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्रुव बन गए आर्मी के कमांडर। वो भी कौन सी आर्मी, 3 तरीके की हमारे पास सेनाएं हैं, जल सेना, वायुसेना, थल सेना। तो बेटा ये बन गए जाकर के वायुसेना। अब इन्हें अपनी टुकड़ी, अपने बहुत सारे फौजियों को ले जाना है दूसरे स्टेशन पे, अंबाला से ले जाना है जम्मू। तो भैया इनकी जो फौजी हैं, एक जना विमान में बैठेगा तो क्या 1000 फौजी ले जाने के लिए 1000 विमान लगेंगे। तो बेटा ये बड़े तरीके के विमान जो होते हैं, एग्जैक्टली 100, इनके अंदर जितने लोग बैठा ले जाते हैं, इसका उत्तर 100 नहीं है, 100 लोग बैठा ले जाते हैं। तो बेटा अब सुनो ध्यान से, हमारे पास जो पुराना वाला था जिसका नाम था एब्रो 748, राहत सामग्री भी इनके माध्यम से पहुंचाते हैं। इनमें बड़े बड़े बक्से रख सकते हो, ज़्यादा दहेज का सामान आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब पहुंचा दी जाती हैं बेटा, ध्यान से सुनना, तो जो पुराना प्लेन था वो हो गया रिटायर। अब नए की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो हमने जो नए विमान खरीदे हैं उसका नाम है एयरबस सी। क्या नाम है, एयरबस सी 295। बेटा कितने ऑर्डर करें, कितने ऑर्डर करे होंगे हमने, तो इसका उत्तर है 56। कितने, 56। 16 हम बनवा रहे हैं स्पेन से, 40 हम बड़ौदा गुजरात में खुद बना रहे हैं। 16 कहाँ से खरीद रहे हैं, स्पेन से, और 40 कहाँ बना रहे हैं, खुद बड़ौदा गुजरात में। सर हम नहीं मानते, तो लो ऐसे लिख। ये रहा नया वाला जिसके पंजे टेढ़े हैं ऊपर की ओर, और जो पुराना वाला है वो सीधा है। बेटा हमने कितने खरीदे, 56। 16 कहाँ से बन रहे हैं, स्पेन से। 40 कहाँ बना रहे हैं, खुद भारत में बड़ौदा में। याद रखना, भारत के अंदर खुद हवाई विमान बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो मुझे लगता है कि रिलायंस की तुम सिर्फ सिम इस्तेमाल करते हो, गन बनाती है, गन मिसाइल, बड़े बड़े युद्ध के विमान सब रिलायंस बनाता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री है रसिया से 56% हथियार हम खरीदते हैं। रसिया को बदले में भी हथियार भेजने का काम रिलायंस करता है। अपने अंबानी जी 1000 करोड़ की अपनी बेटी की प्री वेडिंग कर दी, सोचो कितना रुपया होगा।
1000 करोड़ में इनका तो नाम ही हो जाता अगर कम से कम 10,000 लड़कियों की इनके पिताजी सक्षम नहीं है उनकी शादी एक साथ करा देते और अपनी बेटी की एकदम साधारण दक्षिण के स्टाइल में मंदिर में करवा देती है जहाँ भी। रिहाना को 56 करोड़ से कितने करोड़ पैसे दिए। अब उसमें भी पत्रकार निकाल रहे हैं कि वो मार्क जकरबर्ग से मेटा का डेटा सेंटर खड़ा करना था। रिहाना ब्रांड को प्रमोट करती है, पैसे के पैसे जोड़ते रहोगे, उनकी अपनी संपदा है। इसीलिए पता है इस समय क्या विवाद चल रहा है? एक विवाद चल रहा है भारत में कि अमीर से संपत्ति लो, गरीब को दो। भारत के 1% अमीर लोगों के पास पूरे भारत की 40% संपत्ति है। ये द हिंदू की न्यूज़ निकली अभी पिछले हफ्ते। 1% के पास पूरे भारत का 40% संपत्ति। तो मांग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इनका 40% लो और बराबर बांट दो, लेकिन ये संभव नहीं। तो याद रखना बेटा, ये जो विमान बन रहा है खर्चा कितना है? तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, 21,395 करोड़। सर ये विमान बन के तैयार कब हो जाएंगे? सितंबर 2021 नहीं बेटा, सितंबर 2021 में खर्चे के लिए हमने बजट पास किया था। बन के अभी तैयार होंगे कम से कम 4 साल। याद रखना ये पीसीएस को प्रश्न छुएगा, क्योंकि पीसीएस में पूछा जाएगा कि कौन सा विमान था? एब्रो 748। कौन सा आ गया? एयरबस C295। कितने ऑर्डर करेगा? 56। 16 कहाँ बन रहे? स्पेन में। 40 कहाँ बनेंगे? बड़ौदा में। कौन बनाएगा? तो भैया जो स्पेन है वो स्पेन में बनेंगे, जो हमारे यहाँ बनना है वो कौन बनाएगा? टाटा भी बनाता है। ये ध्यान रखना, कौन बनाता है? टाटा। लाओ तुम लोगों का पानी होगा ठंडा होगा। हाँ देखो पता है बीच बन गया। हाँ भाई बेटा समझ आ रहा पीछे कुछ? मैं जाके बताऊँ पापा को हवाई जहाज उड़ाया नहीं? पापा कहेंगे सही नहीं जा रही लड़की दिशा में, विमान टकरा ना जाए। राजीव तो घर जाके आज एक ही प्रश्न बताएंगे, बोले पापा से होंगे पापा कहो बजाज, तो वो कहेंगे बजाज, कहेंगे मेरा नाम राजीव बजाज है। मुझे खेल हो गया। चलो भाई तो हंसी मजाक चलता है। चलो भाई बेटा अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये बड़ा प्यारा प्रश्न। मई 8 सवाल है, 8 मई मत लिख लेना, मोतियाबिंद वालों। देखो मई 2024 को हाँ 14,000 टन बासमती चावल को, निर्यात का मतलब होता है भारत से बाहर भेजना, एक्सपोर्ट। बेटा बासमती चावल के निर्यात को अनुमति दे दी है भारत ने किस देश से कह दिया कि तुम्हारा बासमती चावल बहुत बढ़िया है, भेजो बाहर, अंधाधुंध भेजो। तो उस देश का नाम है मॉरिशियस। और बेटा मॉरिशियस से बासमती चावल की अनुमति देने पे हम पता है खुश क्यों हैं? क्योंकि इसकी वजह है मॉरिशियस के राष्ट्रपति। तुम्हें ताज्जुब होगा कि मॉरिशियस के राष्ट्रपति जो है वो भारतीय मूल के हैं। सर भारतीय मूल मतलब कि वो कहीं ना कहीं उनके पापा मम्मी या दादा इंडियन थे। तो सर उनके बारे में हमें दिखाई दो ना फोटो, तो ये लो भैया इनका फोटो ये रहा। इनका नाम बड़ा प्यारा है, पृथ्वीराज सिंह रूबन। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मॉरिशस। मतलब विदेशों में भी ऋषि सुनक नहीं, सिर्फ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय नहीं है, कई ऐसे देश हैं जहाँ भारतीय चले गए और आज जाके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। कौन है मॉरिशस के राष्ट्रपति? पृथ्वीराज सिंह बेटा रूबन। बड़ा प्यारा प्रश्न है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया। मतलब इंडिया को सपोर्ट कितना कर रहे हैं कि ये भी रुपया चलाते हैं, हम भी रुपया चलाते हैं। बस इनके मॉरिशस की करेंसी में कहाँ दीजिए नहीं छपे हो। कौन है राष्ट्रपति? पृथ्वीराज सिंह रूबन। तो मॉरिशस को किस चीज की अनुमति मिल गई है? 14,000 टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट करने की। ये इंडिया ने मोहर लगा के दे दी, बढ़िया क्वालिटी का चावल। उत्तर प्रदेश को किसका कटोरा कहते हैं? चीनी का। सर इतने सीधे नहीं है कि तुमसे कहेंगे बेटा ये भालू इसका नाम क्या है? सर भालू नहीं, बिल्ली के बारे में पूछ लेंगे। तो बेटा यही तो मजा आता है। और विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? क्यूबा। चीनी उत्पादन करने वाले 3 देशों के नाम, ब्राजील, इंडिया, क्यूबा। हाल ही में चीनी को लेकर बैठक कहाँ हुई है? भारत में, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई है चीनी एवं उसके उत्पादन के लिए। लिखो फैक्ट बहुत याद है, 3-4 साल बुढ़ापा हो गया मैं याद कर, अब सब तो याद ही है।
भारत और मॉरिशियस के संबंध कैसे हैं? एकदम टॉप के, बढ़िया। देखो ना, जिस देश का राष्ट्रपति भारतीय मूल का हो तो तुम तो हल्के से कह दोगे और अरे आप तो अपने ही हैं, आओ बैठो और सब बढ़िया। जैसे तुम कनाडा गए, तुम्हें वहाँ एक भारतीय दिख गया, वो भले ही डकैत हो, तुम उसे बचा लो, अरे आजा मेरे घर में छिप जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ वैसा फील होता है, कुछ अपने डाक का फील होता है, अपना अपना। चलो भैया, अब अगली न्यूज़ और इंटरेस्टिंग है, ये लो भैया इसका बता दो। तो देखो, तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर मरीन फ्रिगेट नाम की एक प्रजाति पाई गई। ये प्रजाति अगर तुम्हें देखने में ना समझ आ रही हो तो देखो बेटा, ट्राइग्रेड नाम की प्रजाति इतनी खतरनाक होती है। पहले तो तुम्हें दो चीज़ें बता दूं, तुम्हारे घर में अगर कभी कॉकरोच दिख जाए तो कॉकरोच को एक तो मारना मत, छोड़ आना, क्योंकि मरने के बाद भी 14 दिन तक घूमता रहेगा वो। क्यों सर, आत्मा सिस्टम होता है भैया। अगर तुमने उसकी गर्दन भी काट दी तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नाक और मुंह से सांस नहीं लेता, उसकी पीठ पे लगे होते हैं ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया क्या होता है कि उसके फेफड़े सीधे खुले होते हैं पीछे से। तुम्हारे जो फेफड़े जा रहे हैं, अगर यहीं से कोई सुराग दे दे तो नाक से तो तुम वायु खींचोगे नहीं, मुंह से निकालोगे भी नहीं, बेटा उसके फेफड़े होते हैं पीठ पे। तो अगर तुम उसको मार दोगे तो सबसे पहले तो तुम्हें घिन लगेगी, क्योंकि उसकी वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए उसका ब्लड कैसा होता है, सफ़ेद रंग का। अब तुमने उसकी गर्दन उड़ा दी, तुमने कहा देखो भैया सर कलम कर दिया हमने, ठीक है, ISIS जिंदाबाद, पाकिस्तान वाले, सर कलम कर दिया तुमने भैया। काकरोच से भी कह दिया आज़ाद भारत में आज़ाद घूमो, 14 दिन तब भी घूमेगा, क्योंकि वो क्यों मर जाएगा? तो फिर सर 14 दिन बाद क्यों मर जाएगा? अरे मूर्खों, खाना भी तो खाएगा, पेट में खाना भी तो चाहिए, तो भूख से मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सांस लेने की वजह से मृत्यु नहीं होगी। अब सुनो सर, आप क्यों बता रहे हैं? कॉकरोच एकमात्र ऐसा जीव है जो परमाणु बम को अपने अंदर अवशेषित, मतलब बच जाएगा। अगर कहीं परमाणु बम गिरा और वहाँ कॉकरोच है, वो बच जाएंगे। ऐसे ही इन्हीं के एक पिताजी और होते हैं, उनका नाम होता है ये ट्रोडीसॉरस, इन्हें कहते हैं टी। बेटा ये इतने खतरनाक हैं, अगर चंद्रमा पर इन्हें छोड़ आओगे, वहाँ भी प्रजनन करके अपना गांव बसा देंगे, मरते ही नहीं, इनकी करोड़ों वर्षों तक लाइफ है। ऐसे ही एक मिले हैं दक्षिण के समुद्री तट पर, तो बेटा इनके अंदर इनकी ये जो चमक धमक है, इसे देखने के बाद इनका नामकरण कर दिया गया। तो जो नामकरण किया गया है वो भारत के चंद्रयान 3 मिशन के नाम पे किया गया। अब आई बात समझ में? ये इतनी खतरनाक प्रजाति है कि ये पृथ्वी छोड़ो चांद तक पे सर्वाइव कर जाए, तो इसका नाम किस पे रखेंगे? चंद्रयान 3 मिशन। अभी चंद्रयान 3 में तुम्हें बता देता हूँ कि ये है क्या बवाल। ठीक है बेटा, इस जीव का नाम जरूर लिख लो, पहले मैं क्वेश्चन नीचे कर ही दे रहा हूँ, तो इसका नाम जरूर लिखेंगे बैटिपिल्स चंद्रयानी। नाम लिखो, क्योंकि तुम्हारे वन लाइनर के क्वेश्चन बनाने वाले लिख देंगे हाल ही में तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्व पर कौन सी प्रजाति की खोज हुई। नाम लिखा होगा बैटिपिलिस चंद्रयानी की जगह कुमाऊनी, तो तुम कर दोगे अरे कुमाऊनी ना, चंद्रयानी। बेटा वन लाइनर क्वेश्चन में उलझना आसान होता है। वन डे एग्जाम UPPCS से ज़्यादा टफ है, मैं खुल के कह रहा हूँ। तुम यहाँ पर इतने तथ्य याद रखते हो जितने किताब लिख जाए। UPPSC वाले ने कंसेप्ट पढ़ा, रिवीजन मारा, फैक्ट का लोड कम होता है। वनडे एग्जाम इसीलिए बेटा बच्चों के लिए प्रैक्टिस पर निर्भर होते हैं। डेली 1000 MCQ लगाता है दिल्ली में एक बच्चा, तुम्हें लग रहा होगा ज़्यादा है, नहीं, 100-150 MCQ इतने कॉमन रिपीट होते हैं कि बच्चा लाइन से कट लगाता हुआ चला जाता है। अब तुम प्रियम्बल पे 1500 बार या 1500 बार या कम से कम 50 बार क्वेश्चन लगा चुके हो, तो तुम्हारी आंखों के सामने आएगा, उत्तर अपने आप दिमाग में बजेगा, तो लगाते चले जाओ। 1000 MCQ लगाते हैं, 250 मैथ के, 250 रीजनिंग के, 250 उसके अलावा GS के। और GS में भी अंतर है, करंट अलग है, GS अलग है भाई, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, समझ गए? तो बेटा ये किसके नाम पर रखा गया? अब सुनो ध्यान से, तुम में से कितने बच्चे जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन क्या है? मजा आएगा तुम्हें इसमें, क्योंकि साइंस एंड टेक पढ़ाई है मैंने बरेली में, इसी वजह से तुम्हें बढ़िया समझाऊंगा और कम शब्दों में मजा आएगा। सुनो भैया, ये है हमारे चंदा मामा, ठीक, और ये है हमारी पृथ्वी, ठीक। अब सुनो जरा, पहले तो इनके साथ जातीय भेदभाव करना बंद कर दो, लैंगिक भेदभाव। क्यों? क्योंकि बचपन में मम्मी कहती है देख बेटा चंदा मामा देख रहे हैं, दूध पी ले। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं चांद जैसी बहू लाओ। पहले तो भैया डिसाइड कर लो ये बहू है कि मामा है। बच्चे का मनोबल काहे तोड़ रहे हो, कहते नहीं है। और फिर लड़के और बड़े वाले फिर रात में मैसेज डाल देंगे यू आर माई मून, और उधर से भले की जो लड़की है वो गाय से थोड़ी कम सुंदर है, लेकिन तब भी डाल रहे हैं, मतलब भैंस से कम सुंदर है, तब भी लिख रहे हैं यू आर माई मून। और लड़कियां भी यू आर माई चमगादड़। तो भैया ये चमगादड़ और मून के रिश्ते बंद करो, इधर आ जाओ। अब सौ ध्यान, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी से 55% चंदा ही देख सकते हो।
तुम्हें पता ही नहीं आज तक कि 45% चंदा मामा दिखते कैसे, तो क्यों नहीं पता? क्योंकि बेटा मैं भी घूम रहा हूँ, राजीव भी मेरे सामने खड़ा हो, राजीव भी गोल गोल घूमेगा, तो हम लोग एक समय पे हमारी दोनों की पीठ, मेरी पीठ भी अपोजिट होगी, राजीव की पीठ भी होगी, क्या हम दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं। पृथ्वी भी अगर 30 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे घूमती है तो चंदा भी बराबर से घूमता है, इन दोनों की पीठ सामने आ जाती है। सुनो मजे की बात, हमने क्या करा, हमने चंद्रयान 3 मिशन भेजा अपने चंदा मामा के नॉर्थ और साउथ, इस दक्षिण बिंदु को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा मानना है कि जो ये दक्षिण बिंदु है, यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर एक नए तरीके का ईंधन मिलेगा, उसका नाम है हीलियम। और ये हीलियम इतना पावरफुल है कि अगर आज तुम अपने यहाँ बत्ती घर में अगर तुम बत्ती बना रहे हो पर डे, तो एक बार हीलियम 3 फ्यूल डाल दो, 1000 साल तक बत्ती चले, इतना पावरफुल है। इसके लिए चाइना हाथ धो के पड़ा है, तो भारत ने पहले प्रयास करा कि हम ये दक्षिणी हिस्सा पढ़ेंगे। इसके लिए भारत ने मिशन लॉन्च करा चंद्रयान 3। इस मिशन की डेट याद रखना, मिशन लॉन्च कब करा? 14 जुलाई। जब ये मिशन सफलतापूर्वक पहुंच गया 23 अगस्त को, तो बेटा हम पहली ही बार में चंद्रमा पर दक्षिणी भाग के अध्ययन करने वाले सबसे नंबर 1 देश है जिसने एक ही बार में ये मिशन सफलतापूर्वक पहले प्रयास में पहुंचा दिया। क्योंकि दुख की बात सुनो, 23 अगस्त को मेरा इंटरव्यू था, मैं पैनल में बैठा हुआ था, इंटरव्यू दे रहा था, उस दिन अखबार था, तुम्हें अगर अच्छे से पता हो तो 21 अगस्त को कम से कम रसिया की 25 साल की मेहनत बेकार हो गई, क्योंकि 21 तारीख को रशिया का लूना 25 विफल हो गया और हमारा 23 अगस्त को जाकर के सही जगह पे लैंड हो गया। तो रशिया की 25 साल की मेहनत बेकार हो गई, 1400-1500 करोड़ रुपया मिट्टी में मिल गया नैनो सेकंड में। अगर तुम सही जगह पृथ्वी, मान लो ये दीवार है, ये बल्ब है, अगर तुमने पंखा सही जगह नहीं टांगा तो ना इधर हवा जाएगी ना इधर जाएगी, लूना वाला थोड़ा सा इधर चला गया, फेल हो गया। इसलिए इंडिया के लिए भेजना कठिन काम नहीं है, लेकिन सही जगह उस गेंद को जाके रख देना वो चैलेंजिंग होता है। तो बेटा याद रखना, इसी की खुशी में हमने 23 अगस्त को घोषित कर दिया राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। कब से मनाना प्रारंभ करा सर? 2023 से। अब तो नहीं भूलोगे। तो ये मिशन है इंडिया का चंद्रयान 3। इससे पहले हमारे 2 मिशन फेल हो गए। ये याद रखना, कब शुरू करा? 14 जुलाई 2023। कब पहुंचा? 23 अगस्त 2023। बेटा किसके लिए? चंद्रमा के दक्षिणी भाग के। जिस पॉइंट पे ये जाके लैंड करा उस पॉइंट का नाम है शिव शक्ति, है ना? पीलीभीत में एक बारात घर है शिव शक्ति पे, जब निकल के जाता हूँ कहता हूँ वो चंद्रयान का पॉइंट है। देखो आसपास की चीजों से तुम जितना याद रख पाओ याद कर लिया करो। तुम्हें अगर कोई ऐसी चीज दिख रही है जो तुमने कभी करंट में पढ़ी और रेलिवेंट है, तो उस चीज को एक लैंडमार्क बना दो, बिंदु बना दिया करो। अब तुम अपने घर गए, तुमने कॉपी रखी, कुछ नहीं याद आ रहा है, तो फिर याद करने लगे आज हमने चंद्रयान पे क्या बताया था। जितना याद आएगा, जितना खाली समय में बैठ के दिमाग में चिंतन करोगे, याद करोगे, ये चिंतन नहीं कि पीले रंग का सूट बढ़िया है, लड़के कह रहे सफेद रंग की शर्ट बढ़िया है, ये वाले चिंतन नहीं। चिंतन ये कि आगे क्या करना है, तभी बुद्धि खुलेगी। इन सब दुविधाओं में पढ़ोगे, या तो 1-2 साल पढ़ लो, कुछ बन जाओ, और वरना फिर जो है रसोईया बनो, तो लड़के बनो भैया। देखो बतासे बेचने वाले बहुत कम हो गए, बहुत इज्जत है मेरी नज़रों में, उनके आगे बड़े से बड़ा अधिकारी हाथ फैला खड़ा होता है, दे दो दे दो। कितना अच्छा लगेगा पहली बार भारत में लड़की बतासे वाली पहुंच जाए, जैसे बड़ा पाव गर्ल, बीटेक बतासे वाली, बीटेक चाय वाली, MBA चाय वाला। तो गोलगप्पा बेचना के लिए उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला, तो वो बतासे से भी रोजगार कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें मौका मिलने के बाद भी अगर तुम अपना रोजगार नहीं ढूंढ पाए तो फिर लाना, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो याद रखना। चलो लिख लिया। किस ईंधन की खोज करने के लिए चाइना ने भी मिशन लॉन्च करा? हीलियम, हीलियम, हीलियम। चलो भैया याद रखना। अब लो ये बता दो, ये कौन है भैया? तेजस्वी शंकर। इनने क्या करा है? तो भैया ऊंची कूद यानी हाई जंप के अंदर ये लेके आ गए हैं गोल्ड मेडल। अभी पेरिस में ओलंपिक्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स होते हैं, आपको पता होगा ओलंपिक कितने साल में होते हैं, लेकिन ओलंपिक कितने साल में होते हैं? एक बार। वेरी गुड।
ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, वही वाले ओलंपिक जिनमें 5 चक्के पड़े होते हैं, BMW के निशान की तरह। तुम कहते हो ये अलग अलग चक्के क्यों पड़े? क्योंकि वो अलग अलग महाद्वीप को दिखाते हैं। वेरी गुड। तो बेटा ऐसे ओलंपिक होने वाले हैं जून में, लेकिन उस ओलंपिक में कौन खिलाड़ी खेलेगा इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी एक आयोजन करी गई थी देश के अंदर जहाँ पर ऊंची कूद मारनी थी। उसमें बेटा तुम्हारे तेजस्विनी शंकर ने ऊंची कूद में नंबर 1 लाए, और ये भारत के हैं। सोचो कल को ये पेरिस ओलंपिक जा ही रहे हैं, क्वालिफाई हो गए, अगर वहाँ पे भी ये गोल्ड ले आए कितने बढ़िया चांस हो। याद रखना अभी पेरिस ओलंपिक शुरू हो जाएंगे जून में, तब अखबार के पीछे के 4 पन्ने सिर्फ मेडलों से भरे होंगे, दौड़ से भरे होंगे। तुम्हें याद आ रहा हो कुछ कुछ कि एक ऐसा अखबार का हिस्सा आएगा जिसमें पीछे 4 अखबार तुम्हारे दिमाग में ही नहीं पड़ेंगे। तीरंदाजी, कुछ अलग से चार्ट बना होगा, सेंसेक्स जैसा, वो अखबार बहुत काम का होता है, कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए बहुत काम। ठीक है, क्या नाम है इनका बेटा? तेजस्विनी शंकर। क्या नाम है? तेजस्विनी शंकर, तेजस्विनी शंकर। ठीक है, इन्होंने क्या करा है? तो बेटा इन्होंने हाई जंप में गोल्ड मेडल प्राप्त करा है, जिससे इनका कहाँ का रास्ता साफ हो गया? पेरिस ओलंपिक जाने का। ठीक है, लो भैया अन्य खेल विजेताओं के नाम भी चाहो तो नोट कर लो, ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। इनमें से एक ना एक मिल जाएगा वनडे एग्जाम, लिखो, क्योंकि आपने पिछले करंट अफेयर मुझसे पढ़े नहीं है, तो फिर आप ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं डाल के गया हूँ बेटा, इनके नाम यथावत लिखिए, और जितने नोट्स बना रहे हो ना, इन नोट्स को एक बार पढ़ लेना, रिवाइज करो। और मैं तुम्हें PDF दूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की, उसमें 50-50 MCQ मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। वो बिल्कुल घोट लेना, जिसमें मैगजीन खरीदने के पैसे नहीं है। मोबाइल से 50 MCQ ऐसे लगाना, 2 घंटे में 25 MCQ, खेल के आ गए फिर 2 घंटे, समझ गए? तो मोबाइल से आपको पैसा भी नहीं पड़ेगा। 50 MCQ करके तुम्हारे पास 600 MCQ हो जाएंगे साल भर। ठीक है, वो 600 MCQ से विश्वास रखना तुम PCS का भी प्रश्न निकालो, मैं दूंगा ग्रुप को। ठीक है, सबसे पहले वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। बेटा नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा बार जीतने वाला, 24 बार जीत चुका है। टेनिस का कोई टूर्नामेंट होता ही नहीं जो ये बाबूजी ना जीते। इनके अलावा महिलाओं में है बेटा एताना बोनमाटी, ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक तुम्हारे अटेंडेंस का पर्चा भी चला देना, तो टाइम हो जाएगा तो एक्स्ट्रा रोना ठीक नहीं बच्चों। लो आज की अटेंडेंस इसका लिख देना, ठीक है? फोटो हो गया, अटेंडेंस हो गया, क्या बचा? बस 1-2 काम होते हैं, ताकि हम अपने साइन नीचे कर ही देंगे। कल भी आना सब लोग, कल भी क्लास है मेरी, कल भी आ जाऊँगा टाइम से। आज सर पढ़ा रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं नीचे बैठ के बातों में लग गया, वरना फिर मैंने कहा खड़े हो जाओ, सर सोचेंगे यार डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन सर भी ठीक है, अच्छे आते हैं। रोज ही रोज आते हैं वो? अच्छा, हाँ नमस्ते सर, क्लास चल रही सर, पूरा बताइए। हाँ भाई बच्चों ये सब नोट करो बेटा, पढ़ना सीखो। और पता है जो चीज़ तुम्हें ना पता हुआ करे, आजकल तो तुम्हारे हाथ में जिनी है, अलादीन का चिराग, हल्के से गूगल पे बोल दिया है टेनिस क्या होता है, देख लियो। और यकीन मानना 1500 बार भी देखोगे तब भी वो जिनी मना नहीं करेगा। इतनी बार तुम टीचर से पूछोगे, टीचर एक टाइम पे उठा लाएगा 5 लोगों का बार, क्या कह रहा? बड़ो मेहनत से, अगर मौका लगा इन लोगों का सत्र टाइम से शुरू हो गया और मैं रहा तो वो 600 MCQ हम लोग यही प्रैक्टिस करेंगे। तब क्लास थोड़ा शेड्यूल टाइम से कराएंगे, 2 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे 1.5 घंटे मजा नहीं आता, लेकिन हाँ इंटरेस्ट पूरा आएगा। रसिया फ्रांस सब पढ़ेगा। जैसे कितनी क्लास है सभी आपकी? आई थिंक इस हफ्ते के बाद और मुश्किल से 3 या 4 क्लास बच गई। हाँ ऐसे हाँ 25 तक का शेड्यूल, तो एक तो हफ्ते में 3 ही क्लास है हमारी। चलो यार कोई नहीं, मुझे देखो तुम लोगों से मिलने में मजा आता है। मेरा काम है पढ़ाना, पूरे दिन घर पे बैठ के मैं बोर हो जाता हूँ। अब नहीं होता हूँ, मेरी परीक्षाएं हैं, मतलब जब छुट्टी उट्टी पड़ जाती है तब मज़ा नहीं आता। पढ़ाते रहो, पढ़ाई करते रहो, सीखो और सिखाओ। टीचर से ज़्यादा बड़ा स्टूडेंट कोई नहीं होता, बस अते वो खुद को स्टूडेंट मान के चले तब। अगर ये अहंकार आगे आ रहे मुझे तो सब आता है तो फिर कोई बात नहीं बेटा, गड्ढा उतना ही बड़ा खुदेगा। सही बात है, हमेशा याद रखना।
टीचर इज अ गुड स्टूडेंट, बस इतना अंतर है। तुम स्टूडेंट हो, मैं गुड स्टूडेंट हूँ, मुझे अपने टाइम टेबल में ब्रेक नहीं करना, नियम से पढ़ने ही पढ़ने, करेक्ट रिवाइज भी करनी, डिटेल भी फाइंड करनी। मैं छुट्टी मार जाऊंगा तो तुम लोग कहोगे ले आओ गुरुजी छुट्टी मार गए, हमारो काम। और अखबार पढ़ने की आदत डालो। अखबार पे लास्ट क्लास जब यहाँ होगी मेरी तो मैं एक न्यूज़पेपर यहाँ पीडीएफ में लाके तुम्हें बता दूंगा कि अमर उजाला से भी काम की खबरें कैसे निकालें। सही है? हाँ, रोज मिलता है या दैनिक? न्यूज़पेपर आप जहाँ की भी पूरा जोर लगा लोगे द हिंदू नहीं समझ आएगा। द हिंदू समझने के लिए आईएएस का पूरा सिलेबस तैयार हो और उतनी लेवल की इंग्लिश आती हो, सीबीएसई वालों के भी पसीने छूट जाते हैं, खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें कहावतें कहानियाँ नए वर्ड लिखे होते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे। आप सबसे पहले अखबार पढ़ने की आदत बनाओ, दैनिक जागरण पढ़ लो, उसमें ये नहीं पढ़ना कि जीजा जी ले भरार साली, ये वाली खबरें मत पढ़ना, ये काम में ना आ रही, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। खबरें ये पढ़ो कि भैया फला जगह चुनाव हुए, तीसरे चरण के चुनाव पूरे हुए, ये खबर पढ़ने के बाद इस खबर को नोट कर लो, मोबाइल में फोटो खींचो, सेव रख लो, फिर आके क्लास में पूछ लो सर इस खबर को कैसे समझूंगा, मेरे समझ में ही नहीं आ रही, ऐसे करो। अखबार पढ़ना तो मैं तुम्हें लास्ट के दिन सिखा के गया, ताकि लोग कहते हैं वनडे एग्जाम में अखबार का क्या काम, क्यों भैया क्यों काम नहीं, इंसान नहीं होता। और फिर जितना पढ़ लोगे बड़ी खबर से छोटे तथ्य निकल के वनडे एग्जाम में काम होगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ भैया आगे बढ़े, चलो जो अगला प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, पुलित्जर पुरस्कार को जवाब ऐसे दिखेगा, बताओ भैया पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया इन सभी ने? वेरी गुड बेटा, कौन करे? ए, ठीक है, याद रखिएगा प्रो पब्लिका संस्था जो है इनके अनुसार देखते हैं कि सही या नहीं सही। पहले तो ये बताओ पुलित्जर पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? जो बहुत बड़े पत्रकार होते हैं उन पत्रकारों के लिए एक नोबेल प्राइज के जैसा पुरस्कार है, उसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। बेटा ये पुलित्जर पुरस्कार अपने आप में बड़ा सम्मानित है। इस सम्मानित पुरस्कार को जीतने वाली कंपनी का नाम बेटा ये रहा, क्या है बताओ? इसका आंसर इन्होंने क्या दिया था? हाँ, संयुक्त अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पहला पुरस्कार प्राप्त करा है, प्रो पब्लिका। ठीक बताया था, ये नोट कर लो चार चीजें। पहले उससे पहले ये नोट कर लो बेटा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। बेटा कितने लोगों को दिया जाता है मैक्सिमम? तो बेटा 15 दिया जाता है पत्रकारिता में, बाकी 8 दिया जाता है कला के क्षेत्र में, जैसे साहित्य, संगीत। पहला कब दिया गया था? 1917 पुलित्जर पुरस्कार। अच्छा, ऐसे पुरस्कार देने का सीधा मतलब होता है ना कि आपके कार्य को बढ़ावा देना। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊं और मुझे उसके बाद नीचे आपके प्राचार्य जी कह दे अरे अभिषेक बहुत बढ़िया, ये पकड़ो एक सर्टिफिकेट, मजा आया तुम्हारे साथ काम करके, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार सच में अच्छा पढ़ाया। वैसे ही लोगों को दिया जाता है पुरस्कार। अरे घर में भी लो एक खरबूजा खा लो, आज तुमने पोछा ज्यादा लगाया। भैया तुम्हारा नहीं पता, मैं अपने घर में पोछा बाल्टी और जो है बर्तन और बाल्टी सब करता हूँ, मजा एक्सरसाइज करने में यही तरीका है। देखो संकोच नहीं करना चाहिए। गाँव चले जाओ तो गाय है और गाय का गोबर उठा के फेंकने में बहुत मजा आता है। कई बार गाय पहचानती नहीं है, एक दो बार उसने पीछे से जड्ड भी मारा, लेकिन उसका प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ, अब हर बार जड्ड मार देती। अब मैं खुद को पशु प्रेमी भी नहीं कह सकता। ठीक है, 15 पत्रकारिता श्रेणियों में और 8 कला की श्रेणियों में। बेटा पहली बार शुरू कब हुआ? 1917। छोटी सी जानकारी ये और बेटा लोक सेवा पब्लिक सर्विस में किस संस्था को मिला है? प्रो पब्लिका को। खोजी रिपोर्टिंग यानी जो खोज के तथ्य निकाल के लाती है बेटा, उसमें मिला है न्यूयॉर्क टाइम को। न्यूयॉर्क टाइम को 2 मिले, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग भी बढ़िया करी, खोजी रिपोर्टिंग भी बढ़िया करी। और सबसे लास्ट वाला व्यक्ति याद रखना, यही तुम्हारा वनडे एग्जाम का प्रश्न है कि संपादकीय यानी जो एडिटोरियल अखबारों में निकलते हैं उस लेखन में किसे पुरस्कार मिला है? तो इनका नाम है हाफ मैन, आधा आदमी, क्योंकि आधी जिंदगी तो लिखते लिखते खत्म हो गई। तो ट्रिक याद रखना हाफ मैन, क्योंकि तुम्हें बहु विकल्प मिलेंगे तो उसमें तुम प्रश्न की इंपॉर्टेंट चीज याद कर सकते हो, डेविड हाफ मैन। खोजी रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम, लोक सेवा प्रो पब्लिका। बेटा लोक को कहते हैं पब्लिक, तो इसलिए इसका नाम क्या है? पब्लिका। भाई पब्लिक सेवा पब्लिका को मिला, कितना आसान है।
ये वाली PDF में मैं आज ही ग्रुप पर डाल दूँगा, ठीक है, ये कर दूँगा मैं, उसकी चिंता मत करना। वैसे भी एक्स्ट्रा PDF कहीं दी मैंने पहले की, लेकिन अब जो PDF दूंगा वो रेगुलरली पढ़ते रहना। और जिन PDF के नीचे मैं लिख दूंगा कि मंथली PDF, वो तो डाउनलोड करके अपने पास ही रखना। अगर उसमें 15-20 पन्ने हुए, 15 पन्नों में बन गई पूरे माह की, तो उसका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है भाई। 6 माह की मैगजीन आपको मिलेगी, और अगर एक में 15 हुए तो 6 माह की, तो हाँ, तो भी आपके पन्नों में काम हो जाएगा। लेकिन प्रयास करूँगा कि 100-110 पन्नों के अंदर मैगजीन पूरी हो जाए। हाँ, इकट्ठे निकलवा लेना, ठीक है। इसलिए मैं फंट जो है वो कंप्यूटर वाले ही रखता हूँ, ताकि हैंड राइटिंग दिखती नहीं है ना साफ। ये वाले फंट कोई भी पढ़ सकता है। उसमें PCS लेवल तक की भी चीज़ें होंगी, लेकिन आपके लिए जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम के होंगे 1 डे के, लेकिन जो तथ्य मिलेंगे नीचे एक्सप्लेनेशन, वो PCS में काम है। देख लिया शाबाश। लो भैया अगला 31वां अरेबियन ट्रेवल मार्ट। बेटा इसे ATM बोलते हैं, इसका मतलब बैंक वाला ATM नहीं, का आयोजन कहाँ किया गया हो? दुबई। बेटा जो बच्चे दुबई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। याद रखिएगा, भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुद स्वयं कहाँ गए? दुबई। बेटा तुम्हें अक्सर एक कंफ्यूजन होती होगी, जरा मुझे इस कंफ्यूजन का आज तुम्हें तरीका बता दूंगा, ये देख लेना। कई बार तुम ये पढ़ते होगे और कई बार पढ़ते होगे सऊदी अरेबिया। इसमें और इसमें अंतर बताओ, अंतर क्या? बहुत छोटी चीज बताऊंगा लेकिन तुम्हारे काम की है। हाँ, सऊदी अरेबिया क्या दुबई का हिस्सा है या दुबई से जुड़ी हुई है, दुबई की राजधानी है, क्या है ये सऊदी अरेबिया? तो बेटा याद रखना, ये सऊदी अरेबिया इसका हिस्सा नहीं है बेटा, संयुक्त अरब इमीरात इसे बोलते हैं UAE। याद रखना, इसके अंदर अलग अलग प्रकार के कितने आते हैं? 7 अलग अलग राजाओं ने मिलके अपने अमीरात बना लिए। सर कब बना लिए? तो तुम चाहो तो डेट भी याद रखते हो, 4 दिसंबर 1971। इस दिन कौन कौन दुबई आ गया? दुबई के अलावा और टेढ़े मेढ़े नाम है जो मुझे भी नहीं याद रहते हैं, तो मैं उनका चार्ट इसमें डाल के लाया हूं, तुम्हें दूंगा। उन 7 देशों को मिलाकर के क्या बनता है? संयुक्त अरब अमीरात। उन 7 देशों के अलग अलग राजा हैं। जैसे राजा कौन? मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। ऐसा तुमने सुने होंगे कि बड़े बड़े लंबे लंबे नाम होते हैं इन शेख लोगों के। तो बेटा ये 7 राजाओं ने आपस में मिलकर अमीरात बना लिए। क्यों? ताकि इन पर कोई हमला ना कर सके, आपस में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये जो सऊदी अरेबिया है, इसका इससे लेना देना नहीं है, ये एक अलग देश है। सर ईरान अलग देश है, कतर अलग देश है, मिस्र अलग देश है। बात आई समझ? तो इसके सिर्फ 7 होते हैं। 7 के नाम देखोगे, तुम्हें नाम दिख जाएंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा सर क्या कह रहे थे। कब इन देशों ने एक साथ घोषणा की? 4 दिसंबर 1971। बेटा इसी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर याद रखना, 1 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट है दुबई, और इसमें से एक दूसरे नंबर पे है अबू धाबी, इसकी राजधानी है। वेरी गुड। अब ये जो अबू धाबी है वो बेटा दुबई की कैपिटल। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इसी अबू धाबी के अंदर पहली बार हिंदू मंदिर बना दिया। कब बनाया गया? तो ये भी जनवरी माह में पूरा हुआ, 4 साल लग गए इसमें। इसका उत्तर है फिलहाल ये पहला वाला। इसका उत्तर क्या है? पहला वाला। इसका उत्तर ये है कि अरब देशों में, देखो इंडिया से बहुत से लोग घूमने जाते हैं, और बचे 5 मिनट। इंडिया से बहुत से लोग अरब देशों में घूमने जाते हैं। सर अरब देश मतलब, इन देशों को अरब इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म के फॉलोअर ज़्यादा संख्या है। और दूसरी बात ये है कि ये पेनिनसुला यानी भैया पर्शिया की खाड़ी के पास है, तो इन देशों को अरब कहते हैं। याद रखना, विश्व में 60% पेट्रोल के मालिक यही है, 60% तेल इन्हीं के पास है। डायनासोर भी सुबह यही जाते हुए, समझ गए? तभी जाके तेल पानी की तरह निकलता है। हाँ, पानी की तरह निकलता है। घर में टंकी खोलते हैं, अरे डीजल आ गया। इनके पास सोने की गाड़ी, सोने के महल, सोने के कमरे, सही है बेटा। बहुत सारी चीज़ें गोल्ड की ही रहती हैं। और याद रखिएगा, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं घूमने? दुबई जा रहे हैं, खूब चर्चा में। तो दुबई के अंदर भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या रख दी हमने? मीटिंग। क्या रख दी हमने? मीटिंग। कौन सी मीटिंग? 31वीं। कौन सी मीटिंग? वेरी गुड बेटा, याद रखना। इस मीटिंग की थीम याद रख लो, थीम लिख लो, थीम विषय। क्या थीम है इस मीटिंग की? थीम लिख लो, सशक्त, नवाचार,
उद्यमिता के माध्यम से यात्रा में बदलाव, यानी भारत ने कहा है कि अब तक सिर्फ घूमने जा रहे थे, अब घूमेंगे नहीं, वहाँ जाकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करेंगे, औद्योगिकरण करेंगे। सर क्या होता है औद्योगिकरण? सर मोबाइल बनाना है, फैक्ट्री लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सर केरला की कंपनी तो वहाँ है, केरला के फोन है, ये आप ठीक कह रहे हैं। दुबई में इंडिया के कई सारे प्लांट्स होते हैं, और दुबई इतना ही नहीं, दुबई तो कहता है भारत को कि आओ प्लांट लगाओ। याद रखना, ये जो ऐसे प्रश्न होते हैं बेटा, इनकी थीम बड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि, क्योंकि ये थीम पता क्या बता रही है? ये थीम बता रही है कि ये 31वीं बैठक हुई क्यों। भाई तुमसे कोई पूछे, अरे वो फला जगह से आए, कहाँ से आए साहब? मुरादाबाद से। पर हर आदमी क्या पूछेगा? रिश्तेदार मुरादाबाद से आए क्यों? तो भैया लड़की देखने आए, लड़का देखने आए, घर में कुत्ता बंधा हुआ था उसे देखने आए, क्यों आए? तो भैया जब तुम दुबई गए तो तुम क्यों गए? तो साहब हम दुबई में कहने गए कि यात्रा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देंगे, कल को इंडस्ट्रियां लगाएंगे। बात आई समझ में? हाल ही में दुबई भारत के साथ सौर ऊर्जा में जुड़ने वाला 95वां देश में बन गया है, क्योंकि भारत सौर ऊर्जा में बेटा बनाने में कौन से नंबर पे है? तीसरे में, खर्च करने में 5वें। नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे सौर ऊर्जा में भारत। और टॉप 4 कौन से जो खर्च कर लेते हैं? तो बेटा जापान आ जाता है इनमें, और 5 में वो भारत आ जाता है। यानी कि आप लगा लो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राजील हो गया, जापान हो गया, फिर इंडिया। याद रखना, क्योंकि ये यहाँ पर धूप बहुत रहती है, क्योंकि ये बहुत गर्म इलाके है, इतनी रेत उड़ती है। अरे तुमने अक्षय कुमार की मूवी देखी हो 2-4, या वैसे भी तुमने देखा हो साहब, शेख साहब अपने जो मिट्टी के टीले होते हैं उनके पास अपना ऊँट बांध दिया और घूम रहे हैं। बेटा यहीं पर जितने ये जो इस तरीके के इलाके होते हैं जहाँ रेत के पहाड़ पाए जाते हैं, यहाँ पर तुम्हें एक धोखा होता है, धोखे को कहते हैं मृग तृष्णा, मिराज। पता है मिराज क्या होता है? अब बेटा जब तुम रेगिस्तान में, जैसे ये बच्ची चली गई, क्या नाम है आपका बेटा? मीरा। मीरा, हाँ सुनो, उल्टा प्रतिबंध तो छोड़ दो। मीरा रेगिस्तान में 4 घंटे से चल रही, को पानी नहीं मिला, चलते चलते दिमाग वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। तो जब सूर्य की किरण पड़ती है तो बेटा सूर्य का जो आप देखते हो कि सौर्य किरण पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित होती है। तो ये परावर्तित होकर जब पड़ती है तो ऐसा लगता है, कभी तुम लड़कों ने देखा होगा जब ये मोटरसाइकिल चलाते हैं पूरनपुर रोड पे, धूप पड़ती है तो कई बार ऐसा लगता है रोड में पानी बिछा हुआ है, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। जब ये पास जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही रेगिस्तान में दिखता है। जब तुम रेगिस्तान में कोई जो पहाड़ होगा टीला, उसके पास से गुजर रहोगे तो तुम्हें दिखेगा दूर से, अरे ये पानी की नदी, और जब तुम पास जाके देखोगे तो भैया समाधि तुम्हारी वहीं बन जाएगी। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। ये किस वजह से होता है? तो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण। ये चीज़ समझो। तो यहाँ प्रैक्टिकल बता दिया मैंने। मोटरसाइकिल चलाओ तो डरियो मत, निकाल देना। और सच का पानी हो तो भी तुम्हें आनंद आएगा, चपाटे आएंगे भैया। पड़ोस में वो कह रही होंगी, अरे हमारे ऊपर पानी डाली और लड़का चलो कभी ऐसा कर मत देना, बहुत मार पड़ेगी रोड पे। चलिए बेटा, एक प्रश्न का जवाब और दे दीजिए। ये लिखा हुआ है भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई माइक्रोचिप। माइक्रोचिप बेटा किस कंपनी ने बनाई है? देखो माइक्रोचिप बताऊं तुम्हें क्या होता है? मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, तुम्हारे घर पे तो नहीं, भले ही ना हो, या लैपटॉप आप में से कई के घर होगा। आपने कंप्यूटर का सीपीयू देखा है? इतना बड़ा डिब्बा होता है जिसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके कंप्यूटर में 4-5 चीज़ें होती हैं। कीबोर्ड होता है सर, चूहे जैसा दिखने वाला माउस होता है जिसमें बत्ती जलती है, और लड़के तो और ज़्यादा नालायक हैं। पहले जो माउस चलते थे बेटा, उस माउस के नीचे सफ़ेद रंग की गेंद लगी होती है, ठीक है? हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। अभी आ रहा हूँ सर, बस 4 से 5 मिनट और रहेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो बेटा सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। तो लड़के लोग पहले क्या करते थे, अब तो डिजिटल माउस आ गया। पहले ये क्या करते थे खुरापाती लोग, पहले जो माउस चलते थे, पता नहीं इनकी जनरेशन ने देखे नहीं देखे, 2009-10 के टाइम पे, 9-10 के टाइम पे हम 7 में 8 में रहे होंगे। तो उस समय हमारे कॉलेज के अंदर जो मोबाइल इस्तेमाल होते थे बेटा, तो वहाँ पर उस समय बच्चों को टाइम पता ना कि 3 बजे सर फ्री होंगे, तो और जगह के बच्चे लगे रहते हैं। ऑनलाइन क्लास होती है ना, एक और संस्था है वहाँ पे, तो अभी घर जाके वहाँ क्लास होती है। अब समझिए ध्यान से, जो माउस होता है माउस, उसके नीचे पहले गेंद लगी होती थी रबड़ की,
तो तुम माउस चलाते थे, वो गेंद घिसती थी। अब हम लोग इतने ज़्यादा नालायक थे स्कूल के टाइम में कि वो गेंद हम खेलते थे उससे शाम को कैच अब भी खेलते हो गए, तो बेटा वो गेंद पार कर लाते थे माउस की, और इतनी सारी गेंद हो गई थी, फिर उसको 2-2 रुपये में बेच देते थे कबाड़े में, बर्फ खा लेते थे। तो समझिएगा क्या होता है, मैं तुम्हें बताना क्या चाह रहा हूँ। कंप्यूटर के साथ माउस होता है, कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर के साथ स्क्रीन होती है, कंप्यूटर के साथ सीपीयू होता है। बेटा इतना बड़ा सीपीयू जो होता है वो तुम्हारे मोबाइल में भी लगा होता है, मात्र इतना बड़ा। कहोगे सर ये छोटा कैसे करा, तो बेटा बड़ी चीज़ को छोटा करना कहलाता है माइक्रोचिप। क्या कहलाता है? माइक्रोचिप। फ्रिज में माइक्रोचिप होता है सर, एक बड़े जनरेटर में माइक्रोचिप आ रहे हैं सर, एक जेसीबी के अंदर होती है, मोटरसाइकिलें जो नई आ रही होती हैं सब में माइक्रोचिप होती है। भारत बड़ा परेशान था, चीन माइक्रोचिप बना लेता है, रसिया बना लेता है, जापान बना लेता है। पहली बार मजे की बात यह है हमारे यहाँ भारतीय रूप ने स्वदेशी यानी किसी बाहर वाले की बिना मदद के अपने ही भारत के अंदर क्रायोजन कर लिया है। तो किस कंपनी ने कराया बेटा, उसका नाम बताओगे? उस कंपनी का नाम है माइंड ग्रो। ये रही, इसके बारे में लिख लो। ये कंपनी हाल ही में बनी, कंपनी है 2021 में। ये कमाल की बात है। अब याद रहेगी कि माइक्रोचिप क्या होती है सर, हमारी खोपड़ी में नहीं है माइक्रोचिप। आई बात समझ में? सर रोबोट वाली पिक्चर देखी थी, रोबोट, उसमें माइक्रोचिप। तो बेटा ये माइक्रोचिप किस कंपनी ने बनाई है सर? माइंड ग्रो। माइंड माने दिमाग, ग्रो माने भी होता है फैला हुआ। 0.2 में होती है। हाँ 2.0 चिट्टी वाले में, चिट्टी, हाँ वो तो बेटा मजाक। चिट्टी वाले रोबो में ऐश्वर्या राय से उन्हें प्यार हो जा रहा है। यहाँ पता चल रहा है रोबोट को ढंग से कमांड ना दो तो वो एक कमरे से दूसरे में कदम ना रख पाए, उन्हें ऐश्वर्या राय से प्यार हो जा रहा है। वाह! और वो भी उस पिक्चर में सबसे बड़ा अत्याचार, ऐश्वर्या राय के बाबा तुल्य उम्र के रजनीकांत उनके हीरो। अब कोई बात नहीं, सलमान खान बेटा जब हमारे बाबा पिक्चर देखते थे तो भी सलमान खान था, पापा देखते थे तो भी सलमान खान था, हम देख रहे हैं तो भी सलमान खान। हमारे बाद भी एक का जनरेशन और आगे आएगी, वो भी कहेगी सलमान खान भैया सबसे अच्छे हीरो हैं। तो समझ नहीं आ रहा ये लोग मरेंगे मिटेंगे कि नहीं है? 95-90 साल के हो जाएंगे। अभी तो सलमान खान यंग ही है क्योंकि 56 ही साल का हुआ है, नहीं अब तो 57 का हो गया, लेकिन भाई फिट रहते हैं एकदम। देखो है ना सलमान खान को, मजाक बात है शादी ना बिना करे इतना फिट रहना। चलो, और उससे भी ज़्यादा फिट देखो शाहरुख खान, पतला दिखता है लेकिन अब दोनों गए बड़ा है। शाहरुख खान को अगर बैठा दो तो मैं करंट अफेयर में की करते रहेंगे, ठीक है? तो उसका लहजा ही है। अब हो सकता है कईयों के फेवरेट हो, मेरा फेवरेट तो अक्षय कुमार। चलो भाई अंतिम प्रश्न तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये भी पुराना। हाँ भैया बताओ। जीडीपी भारत की कल मैंने बताई कि भारत के अंदर जितने उत्पाद बनते हैं वो होते हैं सकल घरेलू उत्पाद। बेटा कल का ही प्रश्न है, इसका उत्तर है 7.1। ठीक, अब जिन्होंने कल के उत्तर लिखे हैं वो चाहो तो कल के उत्तर मुझे दिखा सकते हो, वरना कल का जो मैंने प्रश्न दिया था मैं उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बता देता हूँ, फिर लिखने का प्रयास करना। कल क्या प्रश्न दिया था मैंने? हाँ आपने तैयारी कर ली? जाओ स्टेज पे बताओ। हाँ जाओ सामने जाके बताओ किसका झोला है नीले रंग का सुंदर सा। लो अरे ध्यान से जाओ बताओ, क्लास लो जाओ। अरे यही तो कॉन्फिडेंस होता है। हमारे टीचर तो ऐसे एक देते थे, जाओ बताओ, जाओ बेटा जल्दी जाओ, 2 मिनट में बताओ कुछ भी। सर नेपाल का मतलब होता है नेपाल, और 3 ये थे, आ जाओ वापस, जाओ कॉन्फिडेंस दिखाओ, जाओ पलक, क्लैप बजाओ भाई पलक के लिए जाने से पहले। मजा नहीं है अपनी गाड़ी में। हाँ भाई पलक बताओ। सर नेपाल में 3 काला पानी और लिपुलेख 3 क्या कहते हैं उत्तराखंड के एरिया में आते हैं। वो अपने मैप में दिखा है, वो आर्टिफिशियल मैप है, वो चाह रहा है कि ये वाला पार्ट हमारे नेपाल में आ जाए, पर इंडिया इससे डिबेट कर रहा है क्योंकि वही जो लिपुलेख वाला पार्ट है वही इंडिया और क्या कहते हैं नेपाल के बीच में बॉर्डर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा वो ये जो चीज़ कर रहा है उसने कोई हरकत करी है क्या? अपने नोट पे कुछ छापा है क्या नया नक्शा? 100 रुपीज़ की करेंसी पर। वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न ये बताइए, क्या नेपाल ये जो क्लेम कर रहा है क्या इसको लेके 1814 से 16 के मध्य कोई संधि हुई थी? हाँ वेरी गुड, सुगौली की संधि हुई थी। किनके बीच हुई थी? एंग्लो नेपाल गोरखा रेजिमेंट के बीच में। बेटा कौन कौन से इलाके कब्जा लिए थे गोरखा ने हमारे इधर भारत की साइड में? अवध क्षेत्र, सिक्किम का क्षेत्र, गढ़वाल रीजन, उत्तराखंड का और कुमाऊं रीजन, ये सब कब्जा लिया। तो सिंगौली की संधि में हमने वापस तो कर दिया। चलो भाई क्लैप बजाओ, बहुत बढ़िया।
जितना डरोगे उतनी टेंशन होगी। इससे बढ़िया जाके बढ़िया करके पढ़ा दिया करो, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। अंतिम 1 मिनट किसी और की बहुत ज़्यादा ज्ञान वर्षा हो रही हो तो जाके सामने मंच पे जा सकता है। किसी को लग रहा हो सर मैं भी बताऊँगा मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है ना। हाँ वो केजरीवाल की बोली होने कल जी। हाँ सर। केजरीवाल, हाँ केजरीवाल जी का केस बढ़ा दो सर, यार उनकी रिहाई होने रिहाई वाला देखो, केजरीवाल जी 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे। हाँ, ईडी ने उन्हें 9वीं मार्च समन भेजा था। मामला क्या था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जब उन्होंने शराब की पॉलिसी लेके आए थे दिल्ली में, तो उस पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या बोला था कि ये हम दिल्ली के अंदर शराब का टैक्सेशन कम कर देंगे। लेकिन आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने दक्षिण भारत के अंदर बीच में एक ब्रोकर डाल करके प्राइवेट कंपनियों को ठेके देने का प्रयास करा, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक की रिश्वत का नाम आया। तो बेटा ईडी जब भी कभी तुम्हारे ऊपर भी या किसी अधिकारी पे, तुम्हारे ऊपर ना हो ईश्वर करे, लेकिन किसी अधिकारी पे पैसों के लेन देन का मामला होता है तो उसकी जाँच करता है ईडी, यानी प्रवर्तन आपका निदेशालय। तो इसने केजरीवाल जी को 8 समन भेजे। 9वें समन को जैसे ही मना करा वैसे इसने केजरीवाल जी को उठा लिया। केजरीवाल जी ने मामला चैलेंज करा सबसे पहले विशेष कोर्ट में, निचली अदालत में। वहाँ से इनको मामले में सुनवाई राहत नहीं मिली। फिर ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में दलीलें दी गई कि ईडी ने जानबूझ के फंसाया है, क्योंकि ये बताओ ईडी के पास 2021 से विवेचना चल रही है, तब से इनके पास सारे सबूत हैं, पेश क्यों नहीं कर रही? तो हाई कोर्ट ने भी लेकिन कोई राहत नहीं दी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की फटकार लगाई कि ये क्या तरीका है, या तो तुम सारी चीज़ें तो तुमने अरेस्ट कर लिया, अगर अरेस्ट कर लिया तो साक्ष्य दो, तुम कह रहे 100 करोड़ रुपए का है, तो ईडी साक्ष्य नहीं दे पाई, अभी साक्ष्य पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाए। तो नियम होता है कि 60 दिन के अंदर पुलिस वालों को चार्जशीट लगानी पड़ती है। चार्जशीट का मतलब समझते हो? चार्जशीट का मतलब ये होता है